सीए इंटर ऑडिट मैराथन। इस मैराथन में मैं 100% चीजें पढ़ाऊंगा। मेरा फोकस है स्लो मैराथन। स्लो मैराथन का मतलब है आई विल गिव यू टाइम। जब मैं पढ़ाऊंगा तो मैं कॉन्सेप्ट्स को समझाऊंगा, याद करवाऊंगा। मैं धीरे धीरे बोलूंगा, रेपिटेशन का टाइम दूंगा कि जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं जो येलो कलर में है वो आप बार बार बोल बोल के मेरे साथ साथ याद यहीं पे कर लो। तो ये कोई रश्ड मैराथन नहीं है, इट्स अ स्लो मैराथन। ये 15 घंटे में नहीं होगा, ये 30 घंटे वाला मैराथन होगा जहां धीरे धीरे पढ़ेंगे, शांति से पढ़ेंगे और फ्रूटफुल रिजल्ट निकालेंगे। मतलब ऐसा मैराथन कि हाँ इससे लगे कि हाँ मेरा प्रिपेयर्ड हो गया, कॉन्फिडेंस आ गया है, उस टाइप का मैराथन होने जा रहा है। अब स्टार्ट करते हैं। ऑडिट सब्जेक्ट, इसके अंदर हमारे यहाँ टोटल हैं 11 चैप्टर्स। ओके, 11 चैप्टर्स आर देयर इन आवर सिलेबस। हर चैप्टर धीरे धीरे करके हम लोग मूव ऑन करेंगे। मेरा सीक्वेंस रहने वाला है 1 2 4 5 3 और फिर बैलेंस, उस तरह से मैं मूव ऑन करूंगा। फिर से बोल रहा हूं, रश्ड नहीं है, एकदम धीरे धीरे प्रेम से पढ़ेंगे। पढ़ाई रोज की चीज है, कोई टैबलेट नहीं है कि आज 16 घंटे टान दी और अगले दिन बैटरी निकल गई, वो ऐसा नहीं करो। प्रेम से पढ़ो, धीरे धीरे। याद करना मकसद है मैराथन का। मकसद है कि भाई पूरा ऑडिट ऐसा याद हो जाए कि मेरे एग्जाम में नंबर बढ़े और मैं भूलूं नहीं। जो हमारी दिक्कत होती है ऑडिट में, सबसे बड़ा दिक्कत, पढ़ते हैं भूल जाते हैं, दूसरा एग्जाम में लिख तो रहे मार्क्स नहीं आ रहा है। इन दोनों प्रॉब्लम को सॉल्व करना है स्लो, धीरे धीरे पढ़ना है, सब चीज को धीरे धीरे याद करते चलना है। ठीक है, तो आई विल स्टार्ट विद चैप्टर 1 वेटेज। चैप्टर 1 कितने मार्क्स का आता है? 4 to 6 मार्क्स का आता है। ठीक है, ये रहा चैप्टर 1। बिफोर स्टार्टिंग मैं एक बार तुमको नोट्स दिखा देता हूं चैप्टर 1 के, ताकि तुमको पता चल जाए कितना पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। ओके, ये मेरे सामने 9 पेजेस का चैप्टर है। मैं ये सारे टॉपिक्स पे बात करूंगा, सब बताऊंगा, समझाऊंगा। लेकिन जो इसमें आपको येलो पोर्शंस दिख रहे हैं, गौर से देखो, येलो 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 बीच में दिख रहा होगा, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। इन एंटायर चैप्टर lot of topics are important. I will tell you, in every single chapter that you study, around 80% of the topics are important. Important means important for exam. 80% of the topics that are written are important for exam, but you only forget 20%. 60% important topic आपको याद रहता है, आपको उतनी दिक्कत नहीं होती। 20% ऐसा इंपॉर्टेंट होता है ना जो गले में अटक जाता है, जो याद ही नहीं होता है, वो सब का सब येलो में मार्क्ड है। उसको ही हम लोगों को बार बार रिवाइज करना और याद करना है पूरा अच्छे तरह से। ठीक है, लेट अस स्टार्ट। चैप्टर नंबर 1, क्या नाम है? नेचर, ऑब्जेक्टिव, स्कोप ऑफ ऑडिट। शॉर्ट में बोलो स्कोप ऑफ ऑडिट। क्या बोलो? स्कोप ऑफ ऑडिट। ऑडिट क्या है, नहीं है, स्कोप क्या है, वो पूरा इसमें डिफाइंड है। ठीक है, हाउ मेनी टॉपिक्स डू यू सी ऑन द बोर्ड इन दिस चैप्टर? सर 1 से लेके 15। और ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन से टॉपिक्स है जो रेड स्टार किए हुए हैं? इधर देखो, मीनिंग ऑफ ऑडिटिंग, और 3 नंबर स्टार है, 5 नंबर स्टार है, 6 7 दिख रहा स्टार है, ये इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम। तुम अगर ये रिवीजन है तो तुम लोग को याद आ रहा होगा कि ऑडिट में एक टॉपिक था इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट। क्या नंबर है? 7 है ना, 7 स्टार है। इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट जो है ना, स्टूडेंट्स को याद नहीं रहता, कच्चा पक्का याद रहता है, मतलब परफेक्ट याद। अगर मैं तुमको अगर तुमने ऑडिट पढ़ के रिवाइज करके नहीं बैठा, मैं तुमको पूछूं व्हाट इज इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट, तुम तुरंत बोलोगे सर हम लोग सैंपल टेस्टिंग करते हैं ना, वही है लिमिटेशन। ये आंसर है, इसका मार्क्स मिलेगा। 5 इनहेरेंट लिमिटेशंस हैं, वहां लिखे हुए 5 प्रॉपर कैप्शन के साथ, फिर उनका एक्सप्लेनेशन है, वो आप नहीं लिखोगे आपको नंबर नहीं मिलेंगे। समझ गए? तो ये वो टॉपिक है ना सर जो हम पढ़ते हैं और फुश भूल गए, तो ये येलो कलर में होगा, ये येलो में होगा। अच्छा, इनहेरेंट के ऊपर क्या दिख रहा है? 6 नंबर। स्कोप का मतलब होता है सर, चैप्टर ही वही है, स्कोप ऑफ ऑडिट। स्कोप का मतलब होता है कौन सा काम मुझे करना है और कौन सा काम नहीं करना है। मतलब व्हाट इज इंक्लूडेड इन माय ऑडिट एंड व्हाट इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम माय ऑडिट। तो स्कोप का मतलब है व्हाट डज ऑडिट इंक्लूड एंड व्हाट डज ऑडिट एक्सक्लूड। अगेन, अगर मैं बोल रहा हूं तुम रिवीजन करके नहीं बैठे हो, सपोज तुमने खाली क्लासेस वगैरह कर रखी हैं, और मैं तुमको अचानक से पकड़ लूं और पूछूं बताओ स्कोप ऑफ ऑडिट क्या होगा, तुम नहीं बता पाओगे। तुम बोलोगे सर एक बार रुको, देखना पड़ेगा किताब में, ये येलो है। समझ रहे हो? आर यू गेटिंग माय सेंस कैसे वर्क करता है? ठीक है, अच्छा, इस साइड वाले जो टॉपिक्स है ना, ये एंगेजमेंट्स हैं। क्या है ये? एंगेजमेंट्स हैं। ये टॉपिक ऐसे होते हैं ना,
जो पूरे ऑडिट में कहीं दोबारा नहीं आते, बस चैप्टर 1 में आते हैं, दोबारा कहीं नहीं आते। इट इज लाइक अ स्पेशल टॉपिक। ये पूरा रेंज जो है आपको दिख रहा है, ये क्या है, 8 से लेकर 15 तक स्पेशल टॉपिक है एंगेजमेंट्स के ऊपर। ये सिर्फ यहां आएगा चैप्टर 1 में और कहीं नहीं आएगा, इसका कोई बाद में रेपिटेशन होता नहीं है। तो आईसीआई की बड़ी इच्छा होती है कि यहां से उठा के कुछ डाल देते हैं, क्योंकि ये वाला पोर्शन स्टूडेंट रिवाइज किया नहीं बार बार, तो अचानक से अगर उसको पूछ लेंगे SAE 3400 फोरकास्ट अश्योरेंस एंगेजमेंट पढ़ के नहीं आया, बोल नहीं पाएगा, तो पूछ लेते हैं। तो ये येलो है, समझ रहे हो? तो वी हैव टू स्पॉट ऑन फाइंड आउट आवर वीकनेसेस। कई बार क्या होता है, जब तक आप अपने वीकनेस को ठीक नहीं करोगे ना, आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। आप खाली अपने स्ट्रेंथ पे प्ले करना जरूरी है, नो दैट, बट तुमने स्वॉट एनालिसिस सुना है कि नहीं, स्ट्रेंथ वीकनेस? तो भाई हाँ, तो खाली स्ट्रेंथ नहीं, अपना वीकनेस को भी सुधारो। अपना वीकनेस जिस दिन सुधार लोगे, देखोगे रिजल्ट मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। लेट अस स्टार्ट। पहला पॉइंट क्या दिख रहा है मुझे, इंट्रोडक्शन, रेड कलर पढ़ेंगे। ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रोवाइड अश्योरेंस टू द यूजर्स ऑफ FS। अब हु आर द यूजर्स ऑफ FS? इन्वेस्टर। खाली रेड कलर देखो, खाली रेड कलर, इन्वेस्टर। सर ये दोनों एक ही हुआ ना? हेलो, हाँ एक ही होता है। मतलब किताब में लिखी हुई हर चीज सत्य नहीं है। जस्ट बिकॉज आईसीआई ने 2 बना दिया, इन्वेस्टर ही तो शेयर होल्डर बनेगा भाई। तो शेयर होल्डर क्या इन्वेस्टर का डिवेंचर होल्डर है क्या? वही तो शेयर होल्डर, पर इन्होंने 2 कर दिया। मतलब हम अगर एग्जाम में फेंकें तो हमको मार्क्स नहीं मिलेगा, ये लोग फेंके तो फुल मार्क्स। ये तो एक ही चीज है, इन्वेस्टर शेयर होल्डर अलग थोड़ा ना होता है, वही तो शेयर होल्डर बनेगा। 3 नंबर वो मनी लेंडर है आपके। 4 नंबर वो टैक्स चूसेंगे। ट्रेड यूनियन, लेबर यूनियन, एम्प्लॉइज। इंश्योरेंस कंपनी, देखो ये 2 ना कभी कभी होते हैं, ये हमेशा नहीं। जैसे लेबर लोग बोनस की लड़ाई कर रहे कि आपने हमको कम बोनस दिया, तो उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखा रहा हूं, देखो प्रॉफिट नहीं हुआ तो कहां से ज्यादा बोनस दूं। तो लेबर यूनियन क्या हर साल आपका FS पड़ता है क्या? नहीं, वो कभी कभी। इंश्योरेंस कंपनी आपका FS कब पड़ेगा? आग लगी हो, लॉस बाय फायर हो गया, क्लेम मांग रहे हो तब, नहीं तो वो भी रोज पढ़ने वाला नहीं है। तो रोज में सर बेसिकली ये 3 जनी है। कौन? शेयर होल्डर्स, लेंडर्स, गवर्नमेंट। ये मेरे रेगुलर यूजर्स हैं, है ना? क्या ये टॉपिक आपको लगता है इंपॉर्टेंट है? क्या ये आएगा एग्जाम में? शुड इट बी पुट इन येलो कलर? नो कलर। फिर ये तो एकदम ही फेंको है। क्या लिखा है पढ़ो, ये क्या चल रहा है? अब मैं बैठ के ऑडिट के ओरिजिन में चाणक्य पढ़ने बैठ जाऊं? ये देखो देखो, ये नाम पढ़ो, कौन है ये महापुरुष? कौटिल्य, मतलब यू नो चाणक्य। बोला कि वहां से उस जमाने से चालू हुआ। ऑडिट कम्स फ्रॉम द वर्ड ऑडायर, मतलब हियरिंग। अरे ऑडियो, हियरिंग। पुराने जमाने के जो अकाउंटेंट होते थे वो ट्रांजैक्शन सुन सुन के चेक करते थे, अब हम लोग लिख लिख के टिक मार्क कर करके चेक करते हैं। तो वहीं से ये वर्ड पैदा हुआ, ऑडिट। मुझसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऑडिट का नाम कहां से ओरिजिनेट हुआ एग्जाम में? आज तक नहीं आया। अब कोई स्टूडेंट बैठ के मेहनत करेगा, सर कल को पूछ लिया कि कौटिल्य ने अर्थशास्त्र कौन से BC में लिखा था। अरे तो ये मैं याद करके जाऊं 4th century BC, क्या बोल रहे थे? दिस इज ऑल गोइंग टू कम इन एग्जाम। गवर्नमेंट ऑडिट, गवर्नमेंट अकाउंट्स और गवर्नमेंट कंपनीज की ऑडिट कौन कराता है? दिस एवरीबडी नोज, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। अगेन मैं बोल रहा हूं, इज इट गोइंग टू कम? क्या था ये? पूरा बेकार। ये सब चीजें हमारे काम की नहीं है। अब आप सोचो, जैसे ही तुमने चैप्टर चालू किया, यू फाउंड आउट कि देखो यार ये 2 पे तो मेरे को मेहनत करना ही नहीं था, ये पन्ना तो बेकार पन्ना था। अगले पेज पे आते हैं, ठीक है? लुक्स दिखा रहा हूं मैं, ये देखो जरा, लुक एट दिस, पेज 2 and 3 साइड बाय साइड। आपको दिख रहा है बोर्ड पे? अच्छा पेज 2 में आप बताओ कितना येलो है? बाकी आता है, मैं आई डोंट हैव टू पुट माई रिविजन एनर्जी इनटू दैट। उधर देख रहा हूं तो ज्यादा येलो दिख रहा है। हाँ तो सर वहां से इंपॉर्टेंट ज्यादा चालू हो रहा है। ये देखो पहले क्या लिखा है, सबसे पहले डिफाइन ऑडिट। ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फॉर द पर्पस ऑफ एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन। यही तो है। नोबडी विल आस्क मी एवर इन माई एग्जाम डिफाइन ऑडिट, बट स्टिल कभी कभार क्या होता है, कोई आंसर हम लोग लिख रहे होते हैं जो अगर एक तो आने का चांस कम है, पर अगर आया तो आंसर में पहला लाइन ये रहेगा डायलॉग
कि व्हाट इज ऑडिट? सर, एन ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फॉर एक्सप्रेसिंग ओपिनियन। अच्छा, ऑडिट हर तरह की कंपनी का होता है, इररेस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट ओरिएंटेशन, कि नॉट फॉर प्रॉफिट है, कि सेक्शन 8 कंपनी है, कि नॉर्मल कंपनी है, इररेस्पेक्टिव ऑफ साइज, कि स्मॉल है, कि मीडियम है, कि लार्ज है, हर कंपनी का ऑडिट होता है, इररेस्पेक्टिव ऑफ लीगल स्ट्रक्चर, यानी ऑडिट सिर्फ कंपनियों का नहीं होता, एलएलपीस का भी होता है, पार्टनरशिप का भी होता है, ट्रस्ट का भी होता है, प्रोप्राइटरशिप का भी होता है, एनजीओ का भी होता है, स्कूल कॉलेज का भी होता है। तो एनजी इन सब का प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, एलएलपी, कंपनी, सोसाइटी, ट्रस्ट और भी बहुत सारे हैं, इन सब का ऑडिट होता है। सर, इसके ऊपर हमारे सिलेबस में एक चैप्टर है ना, क्या चैप्टर है? 9। अरे 9 ही है ना, कि 10 बोलते हैं? 9 है ना, चैप्टर 9 ही तो होता है स्पेशल ऑडिट। तो इस पे तो है ही चैप्टर 9 स्पेशल ऑडिट, ठीक है। तो ऑडिट हर एंटिटी का होता है, प्रॉफिट ओरिएंटेड हो या नहीं, साइज कुछ भी हो, लीगल स्ट्रक्चर कुछ भी हो। अभी मैं देख रहा हूं कि ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। सो व्हाट इज इंडिपेंडेंस? इंडिपेंडेंस इज, ये डायलॉग अपने को याद होना चाहिए। सर, इंडिपेंडेंस क्या है बताइए डेफिनेशन। इसका मतलब इंडिपेंडेंस का, जजमेंट ऑफ द ऑडिटर इज नॉट सबऑर्डिनेट टू द विशेस और डायरेक्शंस ऑफ क्लाइंट। भाई ये नहीं कि वो जो बोलेंगे वैसा हम करेंगे, ऐसा नहीं है कि वो जो बोलेंगे हम वैसा करेंगे, हम वैसा नहीं करेंगे, ठीक है। हमें जो सही लगता है, जो हमें एविडेंस मिला है, हम उस बेसिस पे ओपिनियन देंगे। अच्छा, ऑडिटर अपने मन की भावनाओं से ओपिनियन देगा कि सबूत के आधार पे? उसको कहा जाता है एक्टिंग ऑब्जेक्टिवली। क्या बोलते हैं उसको? एक्टिंग ऑब्जेक्टिवली। पढ़ो आगे, ग्रीन कलर, एक्टिंग ऑब्जेक्टिवली विदाउट एनी बायस। ऑब्जेक्टिवली का मतलब होता है वॉट एवर ओपिनियन आई एक्सप्रेस इट ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस। मैं एविडेंस के आधार पे ओपिनियन देता हूं विदाउट एनी बायसनेस, ना मेरा सेल्फ इंटरेस्ट ना क्लाइंट का इंटरेस्ट। जो सत्य है वो सत्य है, ठीक है। तो मुझे डायलॉग याद होना चाहिए एक बार, येलो कलर, इंडिपेंडेंस, जजमेंट ऑफ द ऑडिटर इज नॉट सबऑर्डिनेट टू द विशेस और डायरेक्शंस ऑफ क्लाइंट। ऑडिटर शुड एक्ट ऑब्जेक्टिवली विदाउट एनी बायस। हो गया, ठीक है। फिर ये नीचे देखो, ऑडिट करने के लिए आपको अलग अलग डिसिप्लिन्स की नॉलेज चाहिए। जैसे अकाउंट्स की नॉलेज चाहिए, क्योंकि आप अकाउंट्स को तो चेक करके उस पर ओपिनियन देने वाले हो। लॉ की नॉलेज चाहिए, इकोनॉमिक्स की थोड़ी सी चाहिए, बिहेवियरल साइंस, ये मेरे लिए स्टार है। क्यों है सर? बिहेवियरल साइंस का नॉलेज क्यों चाहिए? देखते हैं कौन बता सकता है। लोगों से बातचीत करनी पड़ती है, इंटरेक्ट करना पड़ता है, तो वो तो फिर हम सबको चाहिए, क्योंकि हम सभी तो इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो मतलब मुझे भी बिहेवियरल साइंस की नॉलेज चाहिए, तभी मैं पढ़ा पाऊंगा। हाँ, आगे बोलो, सही जा रहे हो, आगे बोलो, क्या बोल रहे हो, बोलो। नहीं, तुम लोग तो लिटरली जो लिखा है वही बोल रहे हो, सुना रहे हो मेरे को हिंदी इंग्लिश करके। तो तुम थोड़ा सही दिशा में जा रहे हो, मैं तुमको वर्ड्स दे रहा हूं। मैं सीए हूं, ऑडिटर। ऑडिटर का काम क्या होता है? टू डिटेक्ट एमएमएस। मैं आपके अकाउंट्स में गलती ढूंढने आया हूं। एमएमएस का मतलब होता है मटेरियल मिसस्टेटमेंट। मैं तो आपके अकाउंट्स में गलती ढूंढने आया हूं, उसको क्या बोलते हैं? मटेरियल मिसस्टेटमेंट। मैं तो एमएमएस ढूंढने आया हूं, यही सत्य है मेरा। एंड एमएमएस दो चीजों से पैदा होता है, फ्रॉड और एरर। एमएमएस दो चीजों से पैदा होता है, या तो फ्रॉड या एरर। ये तो डायलॉग सुना होगा, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट? टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस दैट द एफएस इज फ्री फ्रॉम एमएमएस वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर। एमएमएस दो ही चीज से होता है, फ्रॉड या एरर। अब आपसे मैं जानना चाहता हूं, अपनी अकल लगाओ और जवाब दो। सर, आज के दिन जहां सारा का सारा अकाउंट्स कंप्यूटर में बनता है, पेपर पेन में तो बनता नहीं सर, सारा अकाउंट्स बनता कंप्यूटर में, वहां एरर हो सकता है? सर, एरर के मुश्किल से 1% चांस है। तो 99% एमएमएस किससे पैदा होगा? मतलब जानबूझ के किया हुआ गलती। फ्रॉड मींस जानबूझ के मैनेजमेंट ने अकाउंट्स में गलती किया है, मैनिपुलेट किया है, क्योंकि वो लोग अपनी प्रॉफिट लॉस को बढ़ा के घटा के कुछ दिखाना चाहते हैं। दे वांट टू मैनिपुलेट दी
अकाउंट्स, है ना। अगर आप बिहेवियरल साइंस समझते हो तभी तो आप पकड़ पाओगे कि इनका फ्रॉड का इंटेंशन है कि नहीं है। तो बिहेवियरल साइंस से समझ में आता है डेटा को देख के कि क्या मैनेजमेंट का फ्रॉडुलेंट इंटेंशन है कि नहीं है। दैट इज व्हाई आई नीड टू नो द बिहेवियरल साइंस। उससे आपको समझ में आता है कि यार इस तरह से कर रहा है मतलब पक्का फ्रॉड है, मतलब इट विल लीड टू एमएमएस। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मैंने उनको बोला क्लाइंट को कि देखो जी आपका जो अकाउंटिंग पॉलिसी है ना वो सही नहीं है। आप लोग जो इन्वेंटरी में फीफो फॉलो कर रहे हो, फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ये सही नहीं है। तो क्लाइंट पलट के बोलता है आपको तो पता होगा एएस टू एएस, उसमें दो अलाउड होता है, एक फीफो और एक वेटेड एवरेज, तो फीफो तो अलाउड है, आप क्यों बोल रहे हो नहीं है। तो मैंने बोला आप जिस बिजनेस में हो, आपके बिजनेस में आपके तमाम जो कंपटीटर्स है, सारे बाकी कंपनियां हैं, सब वेटेड एवरेज करते हैं और वही आपके इन्वेंट्री को ज्यादा सूट भी करता है, फीफो सूट नहीं करता है। तो फिर आप लोग फीफो क्यों कर रहे हो? ओके तो मैंने समझा के जवाब दिया, मैंने लड़ाई किया क्या? नहीं, मैं समझा के जवाब दिया। वो जिद पे है फीफो फीफो फीफो। कुछ तो सर बात है कि फीफो पे क्यों अड़ा है। शायद फीफो फॉलो करने की वजह से उसका इन्वेंट्री का वैल्यू ज्यादा हो रहा है और ज्यादा वैल्यू दिखाना चाहता है, उससे सेल्स बढ़ जाएगा। अगर आप इन्वेंट्री की वैल्यू ज्यादा दिखाओगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, है ना। तो इसीलिए जिद पे अड़ा है। तो जब ये जिद पे अड़ा है, मेरे साथ बहस कर रहा है लॉजिकल बताने के बावजूद भी, दैट शोज इंटेंशनली जानबूझ के इन्वेंट्री को बढ़ा के दिखाना चाहता है, तभी फीफो फीफो कर रहा है वो। क्योंकि जो इनका इन्वेंट्री है ना शुरू में महंगा था, अभी गिर गया दाम, तो फीफो फॉलो करने से, समझ रहे हो, वो सीन है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो बिहेवियरल साइंस हेल्प्स मी टू अंडरस्टैंड कि कहां कहां फ्रॉड प्रैक्टिसेस है जिसकी वजह से अकाउंट्स में एमएमएस आ सकता है। मुझे थोड़ा स्टैट्स मैथ्स चाहिए। देखो इसमें भी जो बातें लिखी है ना वो 100% सच नहीं है। जैसे फ्रैंकली स्पीकिंग सबसे ज्यादा नॉलेज आपको होनी चाहिए अकाउंट्स लॉ की, इकोनॉमिक्स की ऐसी कोई नॉलेज नहीं चाहिए। इकोनॉमिक्स में तुम लोग आते हैं माइक्रो मैक्रो, अरे भाई डिमांड सप्लाई सबको आता है, उसके लिए इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ेगा। और मैक्रो का जहां तक सवाल है वो तुमको याद ऐसे भी नहीं रहता, वो जो जीडीपी एनएनपी का कैलकुलेशन है वो कहाँ काम आएगा क्लाइंट, कोई काम नहीं आएगा। तो इन्होंने इकोनॉमिक्स भी घुसा दिया जबरदस्ती का, कोई जरूरत नहीं इसकी मेरे को। बिहेवियरल साइंस मेरे को चाहिए। स्टैट्स मैथ्स का भी कोई नॉलेज ऐसा आपको क्या लग रहा है जितने सीए लोग काम कर रहे हैं सब क्या मैथ स्टैट्स के पंडित हैं क्या? कैलकुलस होता है क्या वहां पे जाके क्लाइंट के? नहीं, यहाँ मैथ स्टैट्स का बस बेसिक, हम लोग का मैथमेटिक्स मतलब अरिथमेटिक, 2 2 4 बस, उसका आपको समझ होना चाहिए। वो तो होगा तभी तो सीए बने हो, नहीं तो वहां तक पहुंच ही नहीं पाओगे। ये मुझे चाहिए डेटा प्रोसेसिंग, बिकॉज क्लाइंट का सारा अकाउंट सर कंप्यूटर में बनता है। आप लोग जो पढ़ाई करते हो फाउंडेशन से फाइनल तक वो पेपर पेन का अकाउंट्स है। पेपर पेन का जो अकाउंट्स है और जो कंप्यूटर का अकाउंट्स है सेम नहीं होता, बहुत डिफरेंस होता है। तो आज जब तक आप कंप्यूटर का अकाउंट्स नहीं समझोगे आप चेकिंग नहीं कर पाओगे। तो वो मुझे चाहिए सर। एफएम की नॉलेज चाहिए, बेसिक्स। एफएम की भी कोई खास नॉलेज आपको ऐसे चाहिए नहीं। प्रोडक्शन मतलब कॉस्ट शीट वगैरह की, वो भी मेरे को बहुत हाईफाई नॉलेज नहीं चाहिए, बेसिक्स, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट पेज पे हूं, हैव अ लुक। ये देखो जरा, इस पेज से मुझे एक हल्का फुल्का सा मेरा वार्म अप हो गया। असली मेहनत मेरी कहां होनी चाहिए, वहां आओ पढ़ते हैं। वहां बहुत कुछ है लो ऐसा। क्या लिखा है? ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट। 3 डायलॉग हैं, याद करने हैं। नंबर 1, पहला ब्रैकेट, to obtain, what is my objective? Number 1, to obtain reasonable assurance that FS is free from MMS, whether due to fraud or error. Second dialogue, whether FS is prepared in accordance with financial reporting framework. Whether FS is prepared in accordance with फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। सर अब ये थोड़ा सा हम लोग रुक के एक बार समझेंगे, ठीक है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जिसको आप बोलोगे आज से FRF, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, ये महा इंपॉर्टेंट चीज है हमारे देश का। बाय एंड लार्ज जो कंपनी ऑडिट आप करते हो उसमें 2 फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है, शेड्यूल 3 एंड AS। लेकिन सर सारे कंपनीज सारे एंटिटीज पे ये अप्लाई नहीं होता। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, आप किसी LLP के ऑडिट पे गए हो, किसके ऑडिट पे? LLP के ऑडिट में।
सर एलएलपी के ऑडिट में अगर जाओगे तो क्या एलएलपी वाले शेड्यूल 3 बनाते हैं? शेड्यूल 3 तो कंपनीज का है। हेलो, जिस क्लाइंट का आप ऑडिट कर रहे हो वो एलएलपी हो सकता है ना, जरूरी नहीं कंपनी हो एलएलपी। एलएलपी वालों पे कंपनी लॉ तो लगेगा नहीं, तो शेड्यूल 3 तो लगेगा नहीं, और एलएलपी लॉ में अलग से कोई फॉर्मेट होता भी नहीं है, तो वहां पे तो शेड्यूल 3 चेक नहीं करना आपको। आर गेटिंग माय पॉइंट? तो हर क्लाइंट में फ्रेमवर्क ये नहीं होता है। यू हैव टू चेक कि मेरा जो क्लाइंट है वो स्पेशल क्लाइंट है तो उसका फ्रेमवर्क अलग होगा। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क से ही पता चलता है सही क्या है, गलत क्या है। देखो यार, हम लोग कोई भी चीज को जब बोलते हैं ना कि ये सही है या गलत है, तो हम लोग किसी बेंचमार्क से कंपेयर करके बोलते हैं। ठीक है, मैं एक एग्जांपल देता हूं। ठीक है, हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में जी रहे हैं, ये मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग जी रहे हैं। मैं घर जाऊंगा तो मेरे छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो मुझसे क्या पूछेंगे कि आज क्या काम किया, क्या पढ़ाया, नहीं पढ़ाया, ये सब पूछेंगे। ठीक है, लेकिन अगर मान लो मैं मॉडर्न हिस्ट्री में नहीं, मैं मेडिवल हिस्ट्री में होता, मतलब 300-400 साल पहले, और मैं घर जाता, तो वहीं पे बच्चे क्या पूछते, आज क्या लाए हो खाने में, या क्या खाना कमा के लाए हो कि नहीं। बिकॉज तब काम बहुत कम होता था, तब लोगों के लिए डेली लाइवलीहुड होता था कि खाना आएगा कि नहीं। और अगर मैं हंटर गैदरर एज में चला जाऊं तो पूछेंगे आज किस जानवर को मार के लाए थे। सर, तो सवाल बदल रहे हैं डिपेंडिंग ऑन द बेंचमार्क। यू आर सेइंग बेंचमार्क की वजह से सब चेंज हो जाता है। हम और तुम अगर हत्या करें जेल जाएंगे, सोल्जर बॉर्डर पे हत्या करें, प्राइज वो क्या बोलते हैं उसको, मेडल मिलेगा। ठीक है सर, बेंचमार्क मेरा ये, मैं उस डोमेन में नहीं हूं कि मैं किसी की हत्या कर सकूं, उनका वो जॉब है कि उनको दुश्मन को मारना है। तो बेंचमार्क इज इंपॉर्टेंट, बेंचमार्क से पता चलता है राइट है कि रॉन्ग है। इंडियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर राइट एज पर इंडियन फ्रेमवर्क, पर इंडियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग एज पर अमेरिकन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। अमेरिका की कोई कंपनी होगी, उनका तो फ्रेमवर्क ही अलग होता होगा, उनका बैलेंस शीट पीएल का डिजाइन अलग होता होगा, उनका तो शेड्यूल 3 नहीं होता होगा। सोच के देखो, उनका एएसबी इंडेस भी नहीं होगा, उनका तो उनके देश का यूएस गैप होगा जो अलग होगा। तो फ्रेमवर्क इंपॉर्टेंट है। व्हेनेवर आई से कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव्स ट्रू एंड फेयर व्यू, तो ट्रू एंड फेयर व्यू बेस्ड ऑन द एप्लीकेबल FRF। ठीक है, थर्ड पॉइंट, टू रिपोर्ट ऑन FS। ठीक है, तो मेरे 3 ऑब्जेक्टिव हैं, 1 2 3। एक, whether to obtain reasonable assurance whether FS is free from MMS, whether due to fraud or error. ठीक है, एंड सेकंड क्या है, whether FS is prepared in all material respects in accordance with applicable FRF, and third to report on SA। अच्छा, जस्ट मैं तुम्हारे जानकारी के लिए तुम लोग को बोर्ड पे कुछ शो कर रहा हूं। ठीक है, ये क्लास नोट से एक बार देख लो, समझो। जैसा जिस चीज का ऑडिट करोगे वो वही ऑडिट कहलाएगा। ठीक है, नॉर्मली जब आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स या एफएस का ऑडिट करते हो, इट इज कॉल्ड रेड कलर ऑडिट, स्टैट्यूटरी ऑडिट या फिर एक्सटर्नल ऑडिट, बिकॉज दिस ऑडिट इज फॉर एक्सटर्नल रिपोर्टिंग टू शेयर होल्डर्स, गवर्नमेंट एंड लेंडर्स। तो उसको एक्सटर्नल ऑडिट कहा जाता है, बिकॉज उस ऑडिट का पर्पस है टू गिव एन ऑडिट रिपोर्ट टू एक्सटर्नल पीपल, शेयर होल्डर्स, लेंडर्स, गवर्नमेंट। अगर मैं सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस की ऑडिट करूं, कंपनी के जो सिस्टम प्रोसेस है, तो वो कौन सा ऑडिट कहलाएगा? इंटरनल ऑडिट की रिपोर्ट बाहर जाती है कि इंटरनल टू मैनेजमेंट? टू मैनेजमेंट। इंटरनल ऑडिट की रिपोर्ट आप आरओसी को नहीं देते, बैंक्स को नहीं देते, शेयर होल्डर्स को, किसको देते हो? इंटरनल यूजर, मैनेजमेंट, कि हमारी कंपनी के सिस्टम प्रोसेस में क्या गड़बड़ी है, कैसे ठीक करें। जैसा नाम वैसा काम होगा। ठीक है, थर्ड, अगर मैं इनकम टैक्स रिटर्न की ऑडिट करूं तो क्या कहलाएगा? टैक्स ऑडिट। ठीक है, ऑडिट के 3 स्टेजेस होते हैं। पहला, बुक कीपिंग, अकाउंट्स के 3 स्टेज होते हैं, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, FR। बुक कीपिंग का मतलब होता है जो जो ट्रांजैक्शन हो रहा है उसका वाउचर वगैरह तैयार करना, रिकॉर्ड ऑफ वाउचर्स एंड इनवॉइसेस एटसेट्रा। उसके बाद होता है सेकंड स्टेज अकाउंटिंग, जर्नल एंट्री पास करो, लेजर पोस्टिंग, जो जितना डिटेल अकाउंट से डेबिट क्रेडिट सब बना लो। थर्ड होता है सर, सारे अकाउंट्स को समेट के समरी बनाओ, सारे अकाउंट्स को समेट के समरी बनाओ। इट इज कॉल्ड FR, फुल फॉर्म फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। मैं तुम लोग को एक बात बोलता हूं, तुम मेरे को बोलना ट्रू या फॉल्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर समरी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सत्य है सर, बुक्स ऑफ अकाउंट्स बहुत बड़ा होता है, जर्नल, लेजर, कैश बुक, डे बुक सब आता है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो उसका एक समरी होता है खाली। सबसे मतलब एक
एक छोटे तरीके से हम 4-5 स्टेटमेंट बना के देते हैं। बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, पीएल इज अ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, कैश फ्लो इज अ स्टेटमेंट ऑफ पोजीशन ऑफ कैश फ्लोस, चेंजेस इन इक्विटी एंड फिर नोट्स। तो एफएस इज समरी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो कंपाइलिंग, ये वर्ड याद कर लो, आज आने वाला है। कंपाइलिंग, कंपाइलिंग का मतलब क्या होता है? इतने सारे डेटा से कंपाइल करके हमने समरी बनाया। कंपाइलिंग अकाउंट्स इनटू एफएस, इनटू एफएस। अच्छा इधर देखो, सीए जो है वो किस चीज की ऑडिट करने आया है? बुक कीपिंग की, अकाउंटिंग की, एफएस की? एफएस की। हम तो एफएस चेक करके उस पर ओपिनियन देंगे, पर एफएस सही है कि नहीं उसके लिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक करना पड़ेगा, और वो सही है कि नहीं उसके लिए ओरिजिनल वाउचर चेक करना पड़ेगा। तो हम लोग को ऐसे बैक करके सब चेक करना पड़ता है। तुम आए हो एफएस की ऑडिट करने, पर अकाउंट्स चेक करना पड़ेगा, क्योंकि वो सही है तो ये सही है, क्योंकि एफएस इज समरी ऑफ अकाउंट्स, तो अकाउंट सही है तो ये सही है। और अकाउंट्स चेक करने के लिए बुक कीपिंग चेक करना पड़ेगा, इनवॉइसेस वगैरह चेक करना पड़ेगा। इसी को तो बोलते हैं वाउचिंग। क्या बोलते हैं? वाउचिंग, है ना? यही तो प्रोसेस होता है। नंबर 4, 3 नंबर इजी था। नंबर 4, ऑडिट के एंड में मैं एक डॉक्यूमेंट बनाता हूं, उसे कहा जाता है इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। ये दिख रहा है? इस रिपोर्ट पे मैं क्या देता हूं? ग्रीन कलर, ओपिनियन, ये भी चलेगा, या फिर एश्योरेंस। ठीक है, ये किसको जाता है? यूजर्स ऑफ एफएस। तो मेरी ऑडिट रिपोर्ट किसको आती है? यूजर्स ऑफ एफएस, गवर्नमेंट, शेयर होल्डर्स, मनी लेंडर्स, बैंक्स। मैं क्या ओपिनियन देता हूं? assurance that the financial statements give a true and fair view of number 1 financial position, number 2 financial performance। ये दो अलग चीज है ना, समझते हो? परफॉर्मेंस मतलब इस साल कैसा गया, प्रॉफिट लॉस। पोजीशन मतलब अभी तुम्हारा एसेट लायबिलिटी कितना है। SA 200, क्या नाम? ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट। व्हाट्स दैट? रेड कलर। टू ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस दैट द एफएस इज फ्री फ्रॉम एमएमएस। जहां जहां ये वर्ड आता है ना, जहां जहां ये वर्ड आता है ना एमएमएस, वहां हमेशा लिखा हुआ रहता है, क्योंकि एमएमएस या तो इससे पैदा हुआ या उससे पैदा हुआ। ऑडिट में क्या होता है, कई दफे जब आप ऑडिट पढ़ते हो तो एक शब्द आता है नेचर ऑफ एमएमएस। ब्लू कलर पढ़ो, कई बार ये वर्ड आता है नेचर ऑफ एमएमएस। नेचर का मतलब वो एमएमएस फ्रॉड से पैदा हुआ है कि एरर से। फ्रॉड मीन्स इंटेंशनल, error means unintentional. And please tell me once again, I'm asking you, in the modern times when accounts is prepared using computers, do you think errors होंगे आपके? सर 1% गलती से कोई हुआ तो हुआ, नहीं तो एरर नहीं। तो ज्यादातर क्या होगा? फ्रॉड। तो बेसिकली मुझे देखना पड़ेगा कि ये लोग अकाउंट्स में कहां कहां हेरा फेरी करते हैं, फ्रॉड करते हैं। लुक एट दिस चार्ट। कितने तरह के एश्योरेंस होते हैं? कितने याद करना है? कितने तरह के एश्योरेंस याद करना, आज काम आएगा, आज चैप्टर 1 में काम आएगा। कितने तरह के एश्योरेंस होते हैं? 3। नंबर 1 मतलब 100% एश्योरेंस। दूसरा मतलब 80% एश्योरेंस। तीसरे में 3 नाम है, मॉडरेट, लिमिटेड, नेगेटिव। मतलब कितना? 40% एश्योरेंस। तुम लोग ना ये परसेंटेज एग्जाम में लिख के मत आना, ये समझाने के लिए। एक्चुअली कोई मैथमेटिकल परसेंटेज नहीं है, तो समझाने के लिए। जस्ट डोंट राइट। हाँ, ये समझ लो आप 60 to 80% होगा, या आप समझ लो 20 to 40% होगा, वैसा होता है। परसेंटेज इज जस्ट टू एक्सप्लेन यू बिकॉज यू अंडरस्टैंड मैथमेटिक्स, अदरवाइज आई डोंट नीड परसेंटेजेस। आपको वर्ड वही याद करने हैं। ठीक है, कौन से? एब्सोल्यूट एश्योरेंस, रीजनेबल एश्योरेंस और मॉडरेट, नेगेटिव या लिमिटेड एश्योरेंस। ना हम आगे जाने के पहले 2 मिनट रुकेंगे, बिकॉज ये वाला चीज ना बहुत इंपॉर्टेंट है, आज ये काम आने वाला है, चैप्टर 1 में काम आने वाला है। एश्योरेंस को अगर समझना है इन तीनों को, तो मैं एक उदाहरण से समझाता हूं। जैसे तुम एग्जाम देके घर पहुंचे, ओके, एंड तुम्हारे माँ बाप ने तुमसे पूछा कि बेटा एग्जाम कैसा गया था। तुमने अलग अलग तरीके से बोला। तुम्हारा पहला डायलॉग, पक्का पास होंगे, पक्का पास होंगे। मम्मी पापा को कौन सा एश्योरेंस मिला? यू गॉट दैट? एब्सोल्यूट। अच्छा, नेक्स्ट सुनो, फिर से वही सवाल, कैसा गया एग्जाम? तुम्हारा रिप्लाई इस बार ये था, ठीक है, इस बार ये पास तो हो जाना चाहिए, पास तो हो जाना चाहिए। उधर था पक्का पास होंगे, भविष्य लिख दिया है मैंने। इस बार बोला पास तो हो जाना चाहिए। अब कौन सा एश्योरेंस निकल रहा है? रीजनेबल। ठीक है, लास्ट वाला तो एकदम ही कॉमेडी है। पूछा उन्होंने कैसा गया, और तुमने बोला
फेल तो नहीं होना चाहिए। क्या बोला? फेल तो नहीं होना चाहिए। पास तो हो जाना चाहिए, फेल तो नहीं होना चाहिए। ये सेम, इट डज नॉट कन्वे द सेम मैसेज। व्हेन आई से पास तो हो जाना चाहिए, इट्स मोर ऑप्टिमिस्टिक। एंड व्हेन आई से बुरा तो नहीं होगा, फेल तो नहीं होना चाहिए, इट्स मोर ऑफ पेसिमिस्टिक। कौन सा अश्योरेंस जा रहा है इस बार? नेगेटिव, मॉडरेट, लिमिटेड, वो वाला अश्योरेंस जा रहा है। तो भाषा ऑफ अश्योरेंस चेंज होती है अलग अलग, ठीक है, कि हम लोग यूजर्स को किस लेवल का अश्योरेंस देना चाहते हैं। एक आपने यूजर को बोला ट्रू एंड फेयर व्यू, ट्रू एंड, ये रीजनेबल अश्योरेंस है, सुना ये नाम तुमने, ट्रू एंड फेयर व्यू। और मॉडरेट अश्योरेंस की भाषा ऐसी होती है नथिंग नॉट, नथिंग नॉट, मतलब दो नेगेटिव मिलके काटेंगे। जैसे नथिंग हैज कम टू आवर अटेंशन दैट कॉजेज अस टू बिलीव that the financial statements are not prepared in accordance with applicable FRF। मतलब मेरे सामने तो ऐसा कुछ नहीं आया जिससे मुझे लगे कि FS जो है वो FRF के हिसाब से नहीं है। ये जो आप नहीं है करके बोल रहे हो नथिंग नॉट, इस तरह की भाषा होती है मॉडरेट अश्योरेंस। समझ रहे हो? ठीक है, ये ठीक है। 7 नंबर क्या है? रोमम, फुल फॉर्म। सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बहुत सारे आइटम होते हैं, सेल, परचेज, इन्वेंट्री, पेड अप कैपिटल रिजर्व, सरप्लस, बोरोइंग, फिक्स्ड एसेट्स, बहुत सारे। हर आइटम में एमएमएस होने का चांस नहीं होता। मैं ऑडिटर हूं, मेरा परम धर्म है टू डिटेक्ट एमएमएस। मैं एमएमएस डिटेक्ट करने आया हूं। तो इतने सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के आइटम्स है, डज एवरी आइटम हैव सेम चांस ऑफ एमएमएस? नो। किसी में ज्यादा होगा, किसी में कम होगा, उसी को अपने बोलते हैं रोमम, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। सम आइटम्स हैव हाई रिस्क, उनमें चांस ज्यादा है तो उसमें ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा ऑडिट। सम आइटम्स हैव लो रोमम, मतलब उनमें एमएमएस का चांस कम है, तो कम चेक करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा ये ना मेरा एक मास्टर कंसेप्ट डायग्राम है जो थ्रू आउट आप लोगों को हेल्प करेगा पूरे रिवीजन में, इमेजिनेशन बिल्ड होगा। एक्चुअली सच बात तो ये कि ऑडिट सब्जेक्ट इंटर के लिए बना ही नहीं है, ये बना ही नहीं है इंटर के लिए, बिकॉज हमने आज तक कभी किसी कंपनी के अकाउंट्स को जाके देखा नहीं, चेक नहीं किया, और अचानक से आज हमें ये पढ़ाया जा रहा है जो बाद में होगा। पर आईसीए का बोलना है कभी तो शुरू करना पड़ेगा, तभी तो आर्टिकलशिप में जाएगा तो कुछ कर पाएगा, वरना तो सब काम तो सी सिखाएगा नहीं। ऑडिट बना इंटर का के हिसाब से है नहीं, क्योंकि एक इंटर का जो स्टूडेंट तो जानता भी नहीं क्या होता है रियल ऑडिट। तो दिस डायग्राम विल हेल्प यू टू विजुअलाइज एंड इमेजिन। ओके, 2 ऑफिसेज है यहाँ पर, ये ऑफिस है सीए की ऑफिस, ठीक है, महात्मा गांधी रोड, एमजी रोड, महात्मा गांधी रोड पे सीए की ऑफिस है। ये है सीए ऑफिस के मुखिया, इन्हें हम कहते हैं पार्टनर। और उनके साथ जो 4 बच्चे नहीं है, वो आदमी हैं बड़े बड़े, वो जुड़े हुए हैं। वो कौन है? ऑडिट टीम। क्या है वो? ऑडिट टीम। ठीक है, ये सीए ऑफिस है और ये क्लाइंट है जिसके जाके आप ऑडिट करोगे। ठीक है, तो क्लाइंट के यहाँ जब आप जाते हो ना, तो आपको एक रूम मिलता है, कॉन्फ्रेंस रूम, जहां पर आप लोग 2 महीने 3 महीने तक जाके बैठ के पूरा ऑडिट का काम करते हो। ऑडिट क्लाइंट की जाके किया जाता है। ठीक है, अब सिस्टम क्या है? DSR। क्या बोला मैंने? पार्टनर की क्या क्या ड्यूटी है? DSR, डायरेक्शन, सुपरविजन, रिव्यू। सर क्या होता है ये? आप लोगों को क्लाइंट के यहाँ काम करने के भेजने के पहले पार्टनर आप लोगों को समझाएगा सब। आप लोगों को पार्टनर बताएगा कि सुनो वहां जा रहे हो, उनका अकाउंट्स ऐसा है, उनका इंडस्ट्री ऐसा है, उनके में हाई रोमम यहाँ है। ठीक है, पार्टनर आप लोगों को एक प्लान बना के देगा। क्या देगा? ऑडिट प्लान, ऑडिट प्रोग्राम देगा, इंस्ट्रक्शंस देगा, टीम में काम डिवाइड करेगा कि 4 लोग हो तो एक ही चीज नहीं करना है, तुम लोग पीएल आइटम्स करना, तुम लोग बैलेंस शीट आइटम्स करना, ऐसे डिवाइड कर देगा काम। तो सब कुछ पार्टनर समझा बुझाकर भेजेगा। किसको भेजेगा? टीम को। टीम निकली ऑफिस से, टम 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 चल के जा रहे हैं, क्लाइंट ऑफिस पहुंच गए। अब क्लाइंट ऑफिस में जब आप लोग पहुंचो, आप लोग को आपका रूम मिल गया, कॉन्फ्रेंस रूम, वहां जाए काम कर रहे हो रोज की रोज। जब काम करोगे क्लाइंट की तो दिक्कत आएगी कि नहीं आएगी? प्रॉब्लम्स आएंगी नहीं आएंगी? उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कौन है? पार्टनर। तो पार्टनर आप लोगों को सुपरवाइज करेगा कि इज द ऑडिट प्रोग्रेसिंग एज पर द प्लान और नॉट। इफ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम्स टेल मी, आई विल सॉल्व। ठीक है, ऑडिट में सबसे बड़ा चीज होता है ब्लू कलर। क्या? इसको हम लोग बोलते हैं डॉक्यूमेंटेशन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? डॉक्यूमेंटेशन। ऑडिट में सर जो भी काम होता है, एवरी प्रोसीजर हैज टू बी डॉक्यूमेंटेड, एवरी प्रोसीजर हैज टू बी
डॉक्यूमेंटेड, लिखो, समझाओ, मतलब जो जो आपने काम किया पूरा डॉक्यूमेंट करो, उससे तैयार क्या होता है ऑडिट फाइल। और फिर आप जब खत्म करके क्लाइंट के पार्टनर के पास जाते हो तो पार्टनर क्या करता है, वो आपके काम को, आपके ऑडिट फाइल को रिव्यू करता है कि आपने क्या काम किया। जो अब एक वर्ड बोलने जा रहा हूँ आज, वेरी इंपॉर्टेंट, सुन लेना, मैं रिवीजन के एंगल से बता रहा हूँ, ठीक है। होता क्या है, पार्टनर आपका काम रिव्यू करेगा तो कुछ तो गलतियां निकलेंगी, कुछ अनआंसर्ड क्वेश्चंस होंगे, तो पार्टनर बोलेगा ये फिर से चेक करो। तो ऐसे करके 10 पॉइंट्स हैं कि आप फिर से चेक करो। तो पार्टनर तुम लोग एक डॉक्यूमेंट बनाओगे, उसको बोलते हैं ऑडिट मेमो। ऑडिट, नाम मत भूलना, ऑडिट मेमो। उसमें रिव्यू के दौरान जितने भी अनआंसर्ड क्वेश्चंस थे, इश्यूज थे, सब नोट डाउन करोगे। अब वो ऑडिट मेमो लेकर आप क्लाइंट के जाओगे, उनसे सॉल्व करवाओगे और फिर वापस लेकर आओगे, ठीक है, कि हमारा ये ऑडिट मेमो था, ये इश्यूज थे और क्लाइंट ने क्या जवाब दिया, रेस्पॉन्स टू द ऑडिट मेमो, ठीक है। अब फाइनलाइज होने के बाद पार्टनर ऑडिट रिपोर्ट इशू करेगा। तो पार्टनर ने कौन सा 3 काम करना है, DSR, डायरेक्शन सुपरविजन रिव्यू, डायरेक्शन सुपरविजन रिव्यू, ठीक है। यहां तक सबको ओके है, एक आइडिया हो गया। अब हम लोग ऑडिट में कौन सा अश्योरेंस देते हैं, रीजनेबल। डिफाइन, तुम बोलोगे सर रीजनेबल मतलब हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस बट नॉट एब्सोल्यूट अश्योरेंस, ठीक है। सेकंड क्या लिखा बोलो, नेचर ऑफ MMS, 2 ही है सर, फ्रॉड और एरर। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक चैप्टर 1 में आ रही रिवीजन के लिए मेरे आंखों के सामने, क्या है ये, स्कोप ऑफ ऑडिट। आई रिपीट वंस मोर, स्कोप ऑफ ऑडिट। स्कोप का मतलब है क्या काम करना है, क्या काम नहीं करना है, व्हाट इज इंक्लूडेड एंड व्हाट इज एक्सक्लूडेड। तो पहली टॉपिक क्या है, स्कोप ऑफ ऑडिट डॉट 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 इंक्लूड्स, स्कोप ऑफ ऑडिट डॉट 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 एक्सक्लूड्स, ठीक है। लुक एट दिस, स्कोप ऑफ ऑडिट, व्हाट इज इंक्लूडेड, उधर व्हाट इज। अब मैं एक बार रुका हुआ हूं, ये तुम्हारे सामने, इसको रीड करो फिर आई विल टॉक। हो गया रीडिंग, नाउ लेट्स टॉक। टेल मी स्कोप ऑफ ऑडिट के अंदर क्या क्या इंक्लूडेड है। नंबर 1 कवरेज, नंबर 2 रिलायबिलिटी, नंबर 3 डिस्क्लोजर। 3 चीजें इंक्लूडेड है। क्या एग्जाम में मैं बस ये 3 शब्द से टपका के आ जाऊंगा तो मार्क्स दे देगा क्या, अंदर का तो समझाना पड़ेगा भाई, है ना। तो लेट्स गो देयर। इसीलिए तो येलो है, इसीलिए तो येलो है, क्योंकि स्टूडेंट वो 3 नाम तो याद कर लिया पर अंदर में कुछ बोलना नहीं आता तो नंबर तो मिलेंगे नहीं, समझे। तो पढ़ते हैं, चलो। फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, कवरेज ऑफ, ग्रीन कलर पढ़ो, कवरेज ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एंटिटी डॉट 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 रेलेवेंट टू FS। ऑफ कोर्स ऑल एस्पेक्ट्स का मतलब ये नहीं है कि जो FS से जुड़ा हुआ भी नहीं है, जो ऑडिट के बाहर है वो भी चेक करूं, वो तो मेरा काम नहीं है, ठीक है। जो चीजें MD ये FS से ऑडिट से जुड़ी हुई हैं वही तो चेक करूंगा। तो पहला पॉइंट क्या है, कवरेज ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द एंटिटी रेलेवेंट टू FS, ठीक है। अच्छा मैं तुमको कहानी बोल रहा हूं, तुम बोलना कि रेलेवेंट टू FS है कि नहीं है, ठीक है। पहला, कंपनी का जो MD है उसका अफेयर चल रहा है सेक्रेटरी के साथ, नॉट रेलेवेंट, ऑफ कोर्स इतना सोचना था ही नहीं, नॉट रेलेवेंट टू FS। सेकेंड, कंपनी को इनकम टैक्स का नोटिस आया है, व्हाई इट इज रेलेवेंट टू FS। सर इनकम टैक्स का नोटिस आया मतलब टैक्स बुक्स में आता है लायबिलिटी, कुछ तो लफड़ा है, ऑब्लिगेशन MMS हाई है, टैक्स चेक करना पड़ेगा, कहीं चोरी तो नहीं किया, अकाउंट्स में असर पड़ता है उसका, तो सर रेलेवेंट टू FS। तो कवरेज ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स बट विच इज रेलेवेंट टू FS। नंबर 2 रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी ऑफ व्हाट, FI, रिलायबिलिटी ऑफ, हरा रंग देखो ना, रिलायबिलिटी ऑफ FI, FI का फुल फॉर्म
सर एफ आई इज अ बिगर वर्ड, मतलब अगर ना मुझे वेन डायग्राम बनाना हो ना, समझे क्या? एफ आई इज अ बिगर वर्ड, इट इंक्लूड्स एवरीथिंग, बुक कीपिंग, अकाउंट्स, एवरीथिंग। और एफ एस तो मतलब आपका वो बैलेंस शीट भी है, तो एफ एस इज अ पार्ट ऑफ एफ आई। अच्छा मैं ओपिनियन, मैं सीए, मैं ओपिनियन किस पे दूंगा? एफ एस पे। पर भाई मुझे चेक तो पूरा का पूरा एफ आई करना पड़ेगा, मैं खाली एफ एस पढ़ के थोड़ा ऐसे ओपिनियन दे दूंगा, मुझे तो पूरा एफ आई चेक करना पड़ेगा। तो रिलायबिलिटी, आई हैव टू चेक द रिलायबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड बुक कीपिंग, वाउचर, जर्नल, सब चेक करना पड़ेगा। रिलायबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड सोर्स डेटा, वाउचर चेक करने आया था एफएस, पर मुझे अकाउंटिंग रिकॉर्ड, वाउचर, वो सब भी तो चेक करना पड़ेगा। वो सच्चे हैं तो एफएस सच्चा है, वो झूठे हैं तो एफएस झूठा है। तो आई हैव टू चेक रिलायबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, द अंडरलाइंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड द सोर्स डेटा। थर्ड, प्रॉपर डिस्क्लोजर्स। नाउ वेट अ सेकेंड, डिस्क्लोजर्स का मतलब डिस्क्लोजर एज पर एफआरएफ। अरे डिस्क्लोजर एज पर एफआरएफ का मतलब बोलो। अरे नहीं, फुल फॉर्म नहीं। तो मुझे देखना है कि वेदर ऑल द डिस्क्लोजर्स रिक्वायर्ड बाय वो कंपनी ने दिया है कि नहीं। अच्छा आप लोग मुझे बताइए, शेड्यूल 3 किसके अंदर आता है? लॉ में, कंपनी लॉ में। कंपनी लॉ का एक सेक्शन है, क्या नंबर तो सुना ही होगा, है ना? है ना, बोलने के बाद तो याद आ ही रहा होगा, मुझे मालूम लॉ नहीं है पर फिर भी। सेक्शन नंबर 129, सेक्शन 129 क्या कहता है? वो कहता है कि एफएस मस्ट बी प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद शेड्यूल 3 एंड एएस। उसी में लिखा है शेड्यूल 3 एंड एएस का बात, है ना? तो मैं बोल रहा हूं ऑल द डिस्क्लोजर्स एज पर स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, एज पर मस्ट बी गिवन। All disclosures as per statutory requirements must be given। सही है कि नहीं? अभी क्लियर हुआ कि नहीं अपने को? स्कोप ऑफ ऑडिट इंक्लूड्स 1 2 3, है ना? व्हाट आर द 1 2 3? कवरेज, रिलायबिलिटी, डिस्क्लोजर। अब तुम देखोगे इसके नीचे 2 बातें डाली हुई है ब्लू डब्बे में, और उस पर सवाल पूछता है। ब्लू डब्बा देखो सर, नंबर 1 अकाउंटिंग पॉलिसी। आई विल टॉक इन इंग्लिश फॉर सम टाइम, लिसन टू मी। हु इज, एकदम ध्यान से मेरे शब्दों को सुनना, आई विल एम्फसाइज, ओके? Who is responsible for selection and consistent application of accounting policies? Management, right? तो फिर ऑडिटर का काम क्या है? Auditor has to evaluate management's selection and consistent application। तो selection and application of accounting policy उनका काम है, उनके selection और application को evaluate करना वो हमारा काम है। ऑडिटर क्या करता है? ऑडिटर इवैल्यूएट्स सिलेक्शन एंड कंसिस्टेंट एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी बाय द मैनेजमेंट। नंबर 2, हम जो ऑडिट कर रहे हैं वो फ्यूचर इंफॉर्मेशन का कर रहे हैं कि पास्ट इंफॉर्मेशन का? पास्ट। 31 मार्च हिस्टोरिकल एफएस, तो उसको हिस्टोरिकल एफएस बोला जाता है। तो ऑडिट किसका होता है? हिस्टोरिकल एफएस का। फ्यूचर एफएस का अगर आप करते हो तो वो ऑडिट नहीं कहलाता, वो अश्योरेंस एंगेजमेंट है, वो अलग है, पढ़ाऊंगा। अब क्या है? स्कोप ऑफ ऑडिट एक्सक्लूड्स। व्हाट इज एक्सक्लूडेड? कॉम्पिटेंस, इन्वेस्टिगेशन। पर अगेन 2 शब्दों से तो काम हमारा होना। इधर सबसे पहले कॉम्पिटेंस। आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग समथिंग विच फॉल्स आउटसाइड द डोमेन ऑफ माई कॉम्पिटेंस। For those things I will use services of। Please give me example of experts। करेक्ट। बहुत सारे एफएस आइटम्स ऐसे होते हैं जहां हम खुद चेक नहीं कर सकते, वो हमारे डोमेन के बाहर है, तो वहां हमें एक्सपर्ट की कंपिटेंस चाहिए। वो एक्सपर्ट्स ये लोग हैं, तो हम लोग क्लाइंट को बता देते कि जी देखिए मुझे इस आइटम के लिए एक्सपर्ट चाहिए, तो क्लाइंट ओके करता है और वो एक्सपर्ट्स को लिया जाता है। उन एक्सपर्ट को फीस कौन देगा?
क्लाइंट देगा, मैं नहीं दूंगा। कौन देगा? ये शुरू में तय हो जाता है, ये सरप्राइज नहीं है, शुरू में ही डिसाइड हो जाता है। जब हम लोग क्लाइंट का काम पकड़ते हैं तभी बात हो जाता है कि वी विल नीड एक्सपर्ट्स, उसकी फीस आप दोगे। ओके, ठीक है, क्लियर है। आईसीए ने 2 एग्जाम्पल दिया है, पहला इंजीनियर और दूसरा फॉरेंसिक एक्सपर्ट। ठीक है, 2 चीजें जिसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं। जैसे नंबर 1, क्लाइंट के जो फिक्स्ड एसेट्स हैं, जैसे प्लांट मशीनरी की क्या कंडीशन है, बिल्डिंग का फर्दर लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, वो मैं डिसाइड कौन करेगा? सेकंड, आई एम नॉट अ फॉरेंसिक एक्सपर्ट ऑफ ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। मैं किसी कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट को पढ़ के नहीं बता सकता कि वो जेन्युइन है कि फेक है। आई एम नॉट अ फॉरेंसिक एक्सपर्ट। अगर कोई डॉक्यूमेंट की जेन्युइननेस पे डाउट है तो उसके लिए कोई फॉरेंसिक एक्सपर्ट को रख के चेक करना पड़ेगा कि भाई ये डॉक्यूमेंट सच्चा है कि झूठा है। नंबर 2, ऑडिट का सेकंड पॉइंट ये, मैं मानता हूं कि मैं एमएमएस ढूंढने आया हूं, मैं मानता हूं कि मैं एमएमएस ढूंढने आया हूं एंड मोस्ट ऑफ द एमएमएस फ्रॉड से निकलता है। इसका लेकिन ये मतलब नहीं है कि मैं फ्रॉड ढूंढने आया हूं। मेरे काम में, ऑडिट में सारा का सारा फ्रॉड ढूंढ पाना असंभव है। अगर क्लाइंट मुझसे फ्रॉड ही ढूंढवाना चाहता है देन इट विल बी अ सेपरेट एंगेजमेंट। फिर वो ऑडिट नहीं कहलाएगा, फिर वो कहलाएगा ऑडिट। एक अलग काम है, अरे इन्वेस्टिगेशन एक अलग काम है। अरे एक बात सोचो, क्लास पढ़ाना बैच एक अलग काम है, रिवीजन कराना एक अलग काम है। सर स्कोप सेम नहीं है। अरे ये तो कॉमन सी बात है। सर वहां टाइम ज्यादा लग रहा है, यहाँ टाइम कम लग रहा है। यहां सीधा मैं बड़ी बड़ी बातें बोल सकता हूं क्योंकि रिवीजन है तो तुम आता है तुमको थोड़ा बहुत तो कुछ, वहां मुझे एकदम जीरो से बताना पड़ेगा। ठीक है, वहां मुझे क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व कराना है, यहां मुझे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराना है। गेटिंग माय पॉइंट ना? ठीक है, तो काम ही अलग है। तो अगर क्लाइंट मुझसे सारा फ्रॉड ढूंढवाना चाहता है देन इट विल बी इन्वेस्टिगेशन, फिर वो ऑडिट नहीं है। क्या मैं सारे फ्रॉड ढूंढ पाऊंगा? हाँ, अगर मुझे इन्वेस्टिगेशन के लिए रखो तो काम अलग हो जाएगा वो। फिर ऑडिट वो काम नहीं है। तो ऑडिट इज नॉट इन द नेचर ऑफ, ये लाइन पढ़ो, ऑडिट इज नॉट इन द नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो वो मेरे स्कोप के बाहर है, वो ऑडिट के स्कोप के बाहर है। जैसे क्लाइंट मेरे को बोला आप हमारे ऑडिटर हो, प्लीज सारा फ्रॉड ढूंढ देना, तो मैं बोलूंगा देखिए प्लीज की कोई बात नहीं, पैसा लगेगा। अगर आप सारा फ्रॉड ढूंढाना चाहते हो तब ये ऑडिट के अलावा आप मुझे सेपरेट हायर करो फॉर इन्वेस्टिगेशन एंगेजमेंट। तब आप जो फ्रॉड वर्ड बोलोगे मैं रगड़ के ढूंढ के निकालूंगा, वो काम अलग है, उसका स्कोप अलग है, वो ऑडिट के स्कोप में इंक्लूडेड नहीं है। समझ रहे हो? वो ऑडिट के स्कोप में इंक्लूडेड नहीं है। मैं ये बताना चाहता हूं, मेनी स्टूडेंट्स थिंक कि सीए की औकात ही नहीं है इन्वेस्टिगेशन करने की। पहले बिल्कुल औकात है। सीए क्या गधा होता है क्या? सीए की बिल्कुल औकात है इन्वेस्टिगेशन करने की, पर सर वो काम अलग है। उसमें फिर उसको ज्यादा पावर्स चाहिए, वो ज्यादा चेकिंग करेगा। गिव हिम दैट पावर्स, give him that money, he can do investigation also. How do we know this? Sir, there is a chapter in final called forensic audit. क्या बोला मैंने? हाँ, तो सीए लोग फोरेंसिक ऑडिट भी करते हैं। इन्वेस्टिगेशन है, वो पूरा जांच पड़ताल होगा फ्रॉड ढूंढने का, तो वो सेपरेट एंगेजमेंट है, फिर वो ये वाला ऑडिट में इंक्लूडेड नहीं है। तो स्कोप ऑफ ऑडिट एक्सक्लूड्स समथिंग आउटसाइड माई कॉम्पिटेंस एंड एक्सक्लूड्स इन्वेस्टिगेशन। कभी कभी एग्जाम में यह आता है ऑडिट वर्सेस इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, तो मेरा सुझाव है तुम लोग सबको कि इन्वेस्टिगेशन का डेफिनेशन जरूर याद करना। इन्वेस्टिगेशन इज क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स विथ अ स्पेशल पर्पस। इट्स अ क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स विथ अ स्पेशल। क्या यहां पे मुझे कंप्लीट एफएस चेक करना है कि एफएस का कुछ पोर्शन जहां फ्रॉड हुआ है, कुछ पोर्शन? तो द स्कोप इज स्पेसिफिक एंड नैरो। मुझे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चेक करने की जरूरत नहीं है, मैं तो फ्रॉड ढूंढने आया हूं। थर्ड, इन्वेस्टिगेशन करते वक्त मेरे पास ज्यादा पावर्स होते हैं, ऑडिट करते वक्त मेरे पास ज्यादा पावर्स नहीं होते। इन्वेस्टिगेशन में आई हैव मोर पावर्स, तो तब मैं इन्वेस्टिगेशन करता हूं। मैं एम्प्लॉइज को फोर्स कर सकता हूं, मैं जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है फ्रॉड के लिए मैं फोर्स कर सकता हूं कि डॉक्यूमेंट दो, सबूत दो। ऑडिट में आई कैन नॉट फोर्स द क्लाइंट और द एम्प्लॉइज कि देना पड़ेगा डॉक्यूमेंट, जवाब देना पड़ेगा। तो वैसा मेरा फोर्स या पावर नहीं होता है। ठीक है, ये ओके है स्कोप?
अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है? इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट। फुल येलो कलर है, ये देख रहे हो? देख रहे हो? मैंने इसको समराइज करके बुक में नोट्स बनाया था कॉपी में, वो मैं दिखा के उससे पढ़ाऊंगा। बहुत अच्छा टॉपिक है, मतलब याद करना है एकदम क्लास में ये भी, ठीक है? देर आर 5 इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट। याद करने के लिए एक निमोनिक है, ट्रिपल एंड टीफू। निमोनिक चाहिए तो रखो, नहीं तो अपने आप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यूज करता हूँ, मुझे उससे फायदा होता है, क्योंकि एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम मुझे 4 याद रहते, 5 याद नहीं रहते, तो निमोनिक से मुझे 5वां याद आ जाता है। ट्रिपल एन, पहला क्या है? ट्रिपल एन, नेचर ऑफ एफआर, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, नॉट इन द नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। टीफू, टीआई, टाइमलीनेस, फ्यूचर इवेंट्स, ठीक है? ऐसे मुझे याद रखने में हेल्प होता है। तो देर आर 5 कैप्शंस। सिर्फ कैप्शन से काम नहीं चलेगा, यू मस्ट नो द इनर एक्सप्लेनेशन। आईसीआई ने यहाँ पे ग्रीन बॉक्सेस में एग्जाम्पल भी डाले हैं, तो वो एग्जाम्पल भी अच्छे हैं। एग्जाम्पल आप पढ़ के अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो, नॉट अ इशू। और यहाँ से आप पढ़ें, रिवाइज करें। सबसे पहला, ठीक है, नेचर ऑफ एफआर। सबसे पहले क्या है? नेचर ऑफ एफआर। सर एफआर से क्या दिक्कत है? एफआर में क्या परेशानी है? लुक एट द बोर्ड। आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं ना, उसमें 2 डेंजरस चीजें बैठी हुई हैं, एपी एई, अकाउंटिंग पॉलिसी, अकाउंटिंग एस्टिमेट। ये इनका जो अमाउंट लिखा होता है वो परफेक्ट होता है कि एस्टिमेटेड होता है? उसको कैलकुलेट करने में किसने अपनी बुद्धि लगाई है? तो मैनेजमेंट हैज अप्लाइड इट्स जजमेंट इन सेलेक्टिंग अकाउंटिंग पॉलिसी एंड कैलकुलेटिंग एस्टिमेट्स, ठीक है? ये दोनों मिला के लगभग 30% ऑफ एफएस होता है, ठीक है? पूरे एफएस का कितना? 30%, विच इज सब्सटैंशियल, ठीक है? अब आप सोचो, पहला पॉइंट नेचर ऑफ एफआर के अंदर, पहला पॉइंट, एफआर इज बेस्ड ऑन मैनेजमेंट्स जजमेंट। एफआर इज बेस्ड ऑन मैनेजमेंट्स जजमेंट, उनके जजमेंट पर आधारित है। और ये जो मैनेजमेंट का जजमेंट है, इट हैज हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। तो सर अगर एफआर ही परफेक्ट नहीं है तो मेरा ऑडिट परफेक्ट कैसे होगा? एफआर ही खुद परफेक्ट नहीं है। एफआर में दिखाया हुआ जो प्रॉफिट का फिगर है, क्या वो परफेक्ट है? नहीं, क्योंकि उसमें बहुत सारे अकाउंटिंग पॉलिसी एस्टिमेट इस्तेमाल हुए हैं, तो मेरा ऑडिट भी परफेक्ट नहीं हो सकता। दैट्स एन इनहेरेंट लिमिटेशन। नंबर 2, इंटरनल कंट्रोल्स। रिवीजन में तो मुझे समझाना नहीं पड़ेगा ना इंटरनल कंट्रोल क्या होता है, यू नो दिस वर्ड। इंटरनल कंट्रोल क्या होता है? एकदम एक, अगर आम आदमी को समझाना हो तो मैं एकदम सिंपल बोलता हूं। जिस चीज को आम आदमी सिस्टम बोलता है, क्या बोलता है? सिस्टम। उसी चीज को अपने लोग क्या बोलते हैं? इंटरनल कंट्रोल। ऑडिट की भाषा अलग होती है, आम आदमी की इंग्लिश अलग होती है। आम आदमी जिसको बोलता है सिस्टम, हम बोलते हैं इंटरनल कंट्रोल। पक्का कंपनी का जो एफआर प्रोसेस है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस, उसमें कुछ इंटरनल कंट्रोल्स होंगे। एफआर प्रोसेस में कुछ तो इंटरनल कंट्रोल्स होंगे। क्या वो इंटरनल कंट्रोल्स एकदम परफेक्टली काम करते हैं कि इंटरनल कंट्रोल्स का खुद का लिमिटेशन होता है? सर इंटरनल कंट्रोल्स का भी खुद का इनहेरेंट लिमिटेशन होता है। जैसे व्हिच इज द बिगेस्ट इंटरनल कंट्रोल? सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, ये नाम तो सुना होगा। सबसे बड़ा इंटरनल कंट्रोल क्या होता है? कि काम डिवाइड कर दो ताकि चोरी नहीं हो। एक काम को करने के लिए 4 आदमी को 4 डिपार्टमेंट लगा दो, तो सब थोड़ा थोड़ा करेंगे तो एक आदमी के कंट्रोल में नहीं तो चोरी नहीं होगा। करेक्ट? आपने तो इंटरनल कंट्रोल अच्छा बनाया। इस इंटरनल कंट्रोल को तोड़ता कौन है? कोल्यूजन। आपने 4 अलग अलग डिपार्टमेंट में काम डिवाइड किया कि चोरी नहीं हो, और चारों ने आपस में डिसाइड किया चलो मिलकर चोरी करेंगे, खत्म हो गया आपका इंटरनल कंट्रोल। तो इंटरनल कंट्रोल्स के भी सर लिमिटेशन होते हैं। तो अब मैं बोल रहा हूं एफआर इज ब्लू कलर, बेस्ड ऑन internal controls over FR process, but those internal controls have their own inherent limitations. एक बार बोर्ड को ताकना। चैप्टर 3, क्या नाम लिखा है ऊपर? इंटरनल कंट्रोल। अब ये डी नंबर टॉपिक देखो क्या लिखा है? लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल। सर इंटरनल कंट्रोल के खुद के लिमिटेशंस हैं, तो मेरा ऑडिट जो होता है वो किसका होता है? एफआर का।
FR दो चीज पे डिपेंडेंट है, मैनेजमेंट का जजमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल्स ओवर FR प्रोसेस। इधर बोर्ड पे देखना ध्यान से। नेचर ऑफ FR दो चीज पे डिपेंडेंट है, मैनेजमेंट जजमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल ऑन FR प्रोसेस, और उनके खुद के अपने लिमिटेशंस हैं। तो ऑफ कोर्स मेरे ऑडिट का भी लिमिटेशंस होगा। तो आप जब ये पहला पॉइंट लिख रहे हो एग्जाम में, आपको दोनों ब्लू पॉइंट एक्सप्लेन करने पड़ेंगे, तब नंबर आएगा, वरना नंबर नहीं आएगा। दिक्कत क्या हो रही समझ रहे हो? जो लोग बोलते हैं कि भाई हम पढ़ लिए याद नहीं रहता, उसका मतलब है कि तुमने पढ़ते वक्त आइडेंटिफाई नहीं किया कि ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना था, तुमने आइडेंटिफाई नहीं किया। तुमने बस खाली क्या किया, ऐसे पकड़ के कैजुअल रीडिंग मार ली। अब जैसे यहां जब तुम पढ़ोगे किताब में नेचर ऑफ FR, तो ऐसा कोई काटा को मतलब दिख रहा है कि 1 2 1 2 ऐसा कुछ नहीं। नेचर ऑफ FR एक पैराग्राफ है, तो तुमने पढ़ते वक्त उस आइडेंटिफाई नहीं किया कि इसमें दो इंपॉर्टेंट बातें जो मुझे बोलनी है, इसीलिए कॉपी में जाना पड़ा। ठीक है, तो अगर कोई स्टूडेंट पढ़ते वक्त अंदर की बातों को, इंपॉर्टेंट पॉइंट को आइडेंटिफाई नहीं करेगा, तो याद ही कहां से रहेगा और लिखेगा भी कहां से एग्जाम में। ये पहला पॉइंट समझ में आ रहा है? जरूरी नहीं कि पांचों पूछें, पांचों में से कोई एक भी आ सकता है एग्जाम में केस स्टडी बना के। सेकंड, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। अब इसमें भी स्टूडेंट खाली सैम्पलिंग चिल्ला के आ जाता है, गलत बात है। तुम पूरा बोलो, बोलो नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स में दो प्रॉब्लम है। पहला, देख के प्रैक्टिकल लिमिटेशन, उसका एग्जाम्पल दो, सैम्पलिंग करते हैं। दूसरा कौन सा लिमिटेशन? लीगल लिमिटेशन। सर ऑडिटर के पास लिमिटेड पावर होता है, इन्वेस्टिगेशन जैसा पावर नहीं होता। लिमिटेड पावर होता है हमारे पास कि हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स मांग सकते हैं, डॉक्यूमेंट मांग सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं। तो उतने लिमिटेड पावर में इतना ही मिल पाएगा अश्योरेंस, ज्यादा अश्योरेंस नहीं दे पाऊंगा मैं। क्या मैं जाके ऐसा कर सकता हूं कि सारे आर्टिकल लोग गए और एमडी को रस्सी से बांध दिया और उसको मजबूर किया कि बताओ अकाउंट्स में क्या गलत है? आई डोंट हैव दैट पावर। इनकम टैक्स रेड में वो पावर होता है ना। इनकम टैक्स रेड सुने हो? इनकम टैक्स रेड में आते ही सारे एम्प्लॉय को कोना में हटाएंगे, सबका लैपटॉप मोबाइल छीन लेंगे और सारा लैपटॉप मोबाइल में अपने आप डेटा निकालना चालू करेंगे। डू आई हैव दैट पावर इन ऑडिट कि मैं जाके सबका लैपटॉप छीन लूँ वहाँ पे? आई डोंट। जो वो बताएगा उसी के आधार पर मुझे चेक करना पड़ेगा। थर्ड, ऑडिट काम अलग है। ऑडिट में उतना लेवल का अश्योरेंस दिया ही नहीं जाता, चेकिंग ही नहीं होती वैसे। ऑडिट इज नॉट इन द नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ऑडिट का स्कोप अलग है, ऑडिट में टाइप ऑफ अश्योरेंस अलग है, ऑब्जेक्टिव अलग है, प्रोसीजर अलग है, सब अलग है। वो काम ही उस तरह का है कि उसमें इनहेरेंट लिमिटेशंस होएगा ही होएगा। नंबर 4, ये हार्ड है, ये हार्ड है। फोर्थ लिमिटेशन है टाइमलीनेस। अब इस ये पॉइंट में थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, ध्यान से पढ़ो क्या लिखा है। टाइम, आगे डायलॉग पढ़ो। रेलेवेंस एंड वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन डिक्रीजेस विथ टाइम। कोई भी देखो, हम लोग तो हिस्टोरिकल एफेयर्स का ऑडिट कर रहे हैं, मतलब जो इंफॉर्मेशन है पुरानी इंफॉर्मेशन है। पुरानी इंफॉर्मेशन को जब आप चेक करते हो ना, तो बहुत सारे सबूत मिट जाते हैं। मेहनत कर सकते हैं, बट आई हैव टू डू अ बेनिफिट कॉस्ट एनालिसिस। मतलब बेनिफिट मतलब कितना मेहनत करने से कितना फायदा मिलेगा। रेड कलर, reliability of evidence has to be compared with the cost of evidence। अगर बहुत मेहनत लगेगा एविडेंस को ऑब्टेन करने में पर उससे ज्यादा बेनिफिट नहीं है तो फिर मैं नहीं करूंगा। therefore auditor, green color, therefore auditor seeks persuasive and not conclusive evidence। conclusive evidence वो होता है कि मतलब 100% प्रूफ हो गया। परसुएसिव मतलब 100% प्रूव नहीं हुआ पर 80% प्रूफ हो गया, दैट इज परसुएसिव एविडेंस। ये नंबर 4 आपकी आंखों के सामने है, बुक से पढ़ेंगे एक बार इसको, ठीक है? पढ़ो, फिर मैं कुछ और एक्स्ट्रा बोलूंगा। रेलेवेंस हेडिंग तो है, टाइमलीनेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड रेलेवेंस ऑफ डिक्रीज इन रेलेवेंस ऑफ इंफॉर्मेशन ओवर टाइम, ठीक है? हम लोग ऑडिट करने जब किसी क्लाइंट में जाते हैं तो 1 साल के लिए जाते हैं कि 5 साल के लिए? 5 साल। सपोज 2 साल मैंने ऑडिट कर लिया है उस क्लाइंट का, तो मेरे को बहुत सारा समझ में तो आ ही गया क्लाइंट का काम। क्या ऐसा हो सकता है कि 3rd ईयर मैंने डिसाइड किया कि ये काम करते हैं, वापस से क्या चेक करें, अच्छा ही है सब कुछ, 2nd ईयर में जो एविडेंस मिला वही यूज कर लें? क्या 2nd ईयर का एविडेंस से 3rd ईयर का ऑडिट हो जाएगा? नहीं होगा ना, क्योंकि सर 2nd to 3rd ईयर के बीच में चेंजेस हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? बहुत सारी चीजें चेंज हो सकती हैं, तो उस पर तो एफर्ट करना पड़ेगा। एग्जाम्पल, ड्यूरिंग द 3rd ईयर
auditor chooses to rely on certain information obtained during second year. However, it is possible that something new has happened and that information has lost its reliability or relevance. 5 number point. 5 easy है. Future events. Sir, we cannot give absolute assurance because आज सब सही चल रहा है पर फ्यूचर में कुछ भी उल्टा पल्टा हो जाएगा और कंपनी का गोइंग कंसर्न खतरे में आ सकता है. फ्यूचर एडवर्स इवेंट्स में अफेक्ट द गोइंग कंसर्न ऑफ द कंपनी. एक इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है कोविड. ठीक है, जैसे कोविड हुआ था वैसा अगर कोई एक एडवर्स इवेंट हो गया तो कई ऐसे बिजनेसेस और कंपनीज है जो अफेक्टेड होंगे कि नहीं होंगे. तुम लोग एक बार अगर शांति से इमेजिन करो तुम्हारे घर में क्या हो रहा है. यू विल फाइंड कोविड हैज रीडिफाइंड योर शॉपिंग, ग्रोसरी शॉपिंग एट होम. पहले कोविड के पहले आपके घर का जो भी राशन या ग्रोसरी का सामान आता होगा मोस्ट प्रॉब्ली वो लोकल दुकान से आता था. मैक्सिमम, थोड़ा बहुत नहीं मिलता था तो ऑनलाइन. कोविड के बाद से आज अगर तुम चेक करोगे तो तुम्हारा मेरे ख्याल से काफी अच्छा परसेंटेज जो घर का सामान है वो ऑनलाइन आ रहा होगा, तुम्हारे लोकल दुकानों से नहीं आ रहा होगा. तो आप सोचो ये जितने भी लोकल दुकानें थी, रिटेल, किराना शॉप्स, इनके सेल पे जबरदस्त इंपैक्ट आया है कि नहीं आया. सर वो आया है क्योंकि नंबर 1 ऑनलाइन में होम डिलीवरी हो रहा है तो जाने की आपको जरूरत नहीं है. सेकंड, ऑनलाइन में बल्क परचेज पे डिस्काउंट्स वगैरह भी ज्यादा मिलते हैं कंपेयर टू द रिटेल शॉप. यू गेटिंग माय पॉइंट. थर्ड सर, इसमें क्या नाम है, ये ऑनलाइन में आप पेमेंट फटाक से कर देते हो, रिटेल दुकान में जाते हो कभी क्यूआर कोड चल रहा है कभी कैश चल रहा है. समझ रहे हो कन्वीनियंस कितना ज्यादा है, टाइम भी तो कितना ज्यादा है, डिलीवरी भी आजकल फास्ट हो रही है. और सबसे बड़ी बात है सर, हैबिट लग गया है. क्या लग गया है? हैबिट. हैबिट्स चेंज होने में टाइम लगता है. तो क्या तो लोग कर ही नहीं रहे थे ऑनलाइन और जब करना चालू किया तो ऑनलाइन ही ऑनलाइन. अब वो फिजिकल में नहीं हो रहा है. ये समझ रहे हो. तो कुछ भी एडवर्स इवेंट हो सकता है जो कंपनी के इसको अफेक्ट कर सकता है. बड़े बड़े जो रिटेल चेन हुआ करते थे ना, बिग बाजार नाम सुने हो, सब ध्वस्त हो गए. ऑल बिकॉज ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग मॉडल. इनफैक्ट जितने भी बड़े बड़े स्टोर्स खुले हुए हैं, स्पेंसर सुना है? स्पेंसर और क्या है, ये अरे अमानी, डमानी, डीमार्ट. डीमार्ट है ना, डीमार्ट वेस्ट और साउथ में और नॉर्थ के कुछ पोर्शंस में भयंकर चलता है डीमार्ट. तो डीमार्ट भी इसलिए चलता है बिकॉज वो बहुत बल्क में सस्ता माल ऑफर करता है, तब लोग फिर भी जा रहे हैं, वरना वहां पे भी ऑनलाइन यह हो जाएगा दिक्कत. समझ रहे हो. तो दे आर फेसिंग ऑल चैलेंजेस, ऑल सॉर्ट्स ऑफ चैलेंजेस. अब एक बार ना अपने थोड़ा सा रिकैप करेंगे. यहां पर आकर मेरा एक लेवल खत्म होता है. 7 नंबर क्या लिखा है? इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल, सॉरी, इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट. ट्रिपल एंड T4. नंबर 1, नेचर ऑफ FR, नेचर ऑफ AP, नॉट इन द नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, टाइमलीनेस, फ्यूचर इवेंट्स. अब एक बार बिना कॉपी दिखाए पूछ रहा हूं, नेचर ऑफ FR, ये क्यों? Sir, FR depends on management judgment, which has high degree of uncertainty. It depends on internal controls over FR process, which have their own inherent limitation. Nature of audit procedures, it has 2, practical limitation and legal limitation. Practical limitation, sampling, legal limitation, उतना powers नहीं है. Third, not in the nature of investigation. Audit और investigation, sir, दो अलग अलग काम है. ये नहीं बोल रहा हूं कि CA नहीं कर सकता, ये नहीं बोल रहा हूं कि सीए नहीं करता, पर ऑडिट वो काम नहीं है. आपको वो काम कराना है तो आप मेरे को इन्वेस्टिगेशन के लिए हायर करो, क्योंकि ऑडिट और इन्वेस्टिगेशन का स्कोप, ऑब्जेक्टिव, पर्पस, कवरेज, प्रोसीजर सब डिफरेंट होता है. 4 नंबर, टाइमलीनेस ऑफ इंफॉर्मेशन, रेलेवेंस ऑफ इंफॉर्मेशन डिक्रीजेस ओवर टाइम. ठीक है, तो ये भी एक इशू है. लास्ट, फ्यूचर इवेंट्स कास्ट में फ्यूचर एडवर्स इवेंट्स में पुट कंपनीज गोइंग कंसर्न इनटू डेंजर. यहां पर आके एक लेवल खत्म होता है. ओके, लुक एट दिस. 1 से 7 एक पोर्शन होता है इंपॉर्टेंट. अब 8 to 15 एक ही पोर्शन है, दैट इज एंगेजमेंट. अब यहां मैं जब रिवाइज कराऊंगा तो बातें अलग, चीजें अलग, सब कुछ अलग होने जा रहा है. ठीक है, शुरू करते हैं. ओके, कॉपी में जाऊंगा पहले मैं. हेडिंग क्या है? एंगेजमेंट. अब सबसे पहला नाम क्या लिखा है इधर ब्लू कलर? अश्योरेंस एंगेजमेंट. व्हाट इज दैट सर? पढ़ो. CA expresses an opinion and provides assurance to users.
सो अश्योरेंस एंगेजमेंट इज एन एंगेजमेंट जहां हम ओपिनियन और अश्योरेंस देते हैं. लुक एट दिस ट्राइंगल डायग्राम, वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, ये ट्राइंगल डायग्राम महा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, इसको, इस ट्राइंगल के अंदर 3 लोग इन्वॉल्व हैं. 3 लोग इन्वॉल्व है. ट्राइंगल के टॉप पे कौन बैठा है? सीए प्रैक्टिशनर. लेफ्ट साइड में नीचे कौन है? रेस्पॉन्सिबल पार्टी. राइट साइड में कौन है? यूजर्स. ठीक है, और ट्राइंगल के बीच में 2 ब्लू बॉक्सेस हैं. पहला ब्लू बॉक्स क्या है? सब्जेक्ट मैटर. दूसरा ब्लू बॉक्स क्या है? क्राइटेरिया. ये जनरल लैंग्वेज है. मतलब ऑडिट इज वन टाइप ऑफ अश्योरेंस एंगेजमेंट. देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ अश्योरेंस एंगेजमेंट. तो मल्टीपल टाइप्स ऑफ अश्योरेंस एंगेजमेंट और ऑडिट का मतलब ऑडिट इज ऑल्सो टाइप ऑफ अश्योरेंस एंगेजमेंट. उसमें ये 3 तरह की चीजें होती हैं, पर नाम सिंपल होता है. अब क्योंकि मैं जनरलाइज कर रहा हूं तो नाम वैसा है. ओके, जैसे इधर सोचो, हु इज रिस्पॉन्सिबल पार्टी? सर, रिस्पॉन्सिबल पार्टी इज द पर्सन हु प्रिपेयर्स द सब्जेक्ट मैटर. अब इसको ऑडिट के कॉन्टेक्स्ट में बोलो, हु इज रिस्पॉन्सिबल पार्टी? मैनेजमेंट. मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग द एफएस. लाल रंग में एग्जाम्पल है ऑडिट के हिसाब से, ब्लैक कलर में जनरल भाषा है. ठीक है, तो अगर मैं जनरल भाषा में बोलूं, मैनेजमेंट प्रिपेयर्स एफएस एज पर एफआरएफ. लाल रंग में मैनेजमेंट प्रिपेयर्स एफएस एज पर एफआरएफ. अब तुम इसी को जनरल भाषा में बोलो, ऑडिट वर्ड हटा के ब्लैक कलर में, रेस्पॉन्सिबल पार्टी प्रिपेयर्स सब्जेक्ट मैटर एज पर क्राइटेरिया. समझे क्या? रेस्पॉन्सिबल पार्टी प्रिपेयर्स सब्जेक्ट मैटर एज पर क्राइटेरिया. फिर से लाल रंग पे, हाँ लाल रंग पे फोकस करना. पहले एग्जाम्पल, वो उधर क्या लिखा है? ऑडिटर इवैल्यूएट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज पर एफआरएफ. लाल रंग, खाली लाल रंग देखो, ऑडिटर इवैल्यूएट्स एफएस एज पर एफआरएफ. अब जनरलाइज करो इंग्लिश में, ब्लैक कलर, सीए प्रैक्टिशनर इवैल्यूएट्स सब्जेक्ट मैटर अगेंस्ट क्राइटेरिया. इवैल्यूएट सब्जेक्ट मैटर अगेंस्ट क्राइटेरिया. फिर सीए प्रैक्टिशनर क्या इशू करता है? अश्योरेंस रिपोर्ट या ऑडिट रिपोर्ट टू द यूजर्स. तो ये जनरल लैंग्वेज है. ठीक है, पढ़ो व्हाट इज एन एंगेजमेंट. ठीक है, एंगेजमेंट का मतलब क्या होता है? एक बार मैं पहले सिंपल भाषा में आपको समझा देता हूं. कोई भी काम या प्रोजेक्ट जो हम लोग करते हैं, जिसका एक स्टार्टिंग पॉइंट और एक एंडिंग पॉइंट है, वो एक एंगेजमेंट है. ठीक है, मैं तुम लोगों को मैराथन पढ़ा रहा हूं. ठीक है, ये एक प्रोजेक्ट है, इसका एक स्टार्टिंग डेट है, स्टार्टिंग पॉइंट, और जब ये खत्म हो जाएगा एंडिंग पॉइंट है. तो ये एक मेरे लिए क्या है? एक एंगेजमेंट है. ठीक है, कोई बैच में पढ़ा रहा हूं, कोई भी बैच में पढ़ा रहा हूं, तो बैच का एक स्टार्टिंग पॉइंट है, फिर पूरा पढ़ा देने के बाद खत्म हो जाएगा, एंडिंग पॉइंट है. एक प्रोजेक्ट है मेरे लिए, वो उसको क्या बोलेंगे? एंगेजमेंट है. ठीक है, तो सीए लोग कोई भी क्लाइंट का काम करते हैं, तो जो काम मिला स्टार्टिंग पॉइंट है, काम खत्म करके रिपोर्ट देंगे एंडिंग पॉइंट है, वो एक एंगेजमेंट है. ठीक है, अब हम लोग क्लाइंट्स के लिए अलग अलग प्रकार के एंगेजमेंट करते हैं. नंबर 1 ऑडिट एंगेजमेंट, जो पढ़ा रहा हूं सब्जेक्ट, क्या? ऑडिट एंगेजमेंट. नंबर 2 टैक्स ऑडिट एंगेजमेंट. क्या बोला मैंने भाई? जिस क्लाइंट का ना आप स्टार्ट ऑडिट करते हो ना, आप उसी क्लाइंट का क्या करते हो? टैक्स ऑडिट. तो जैसे स्टार्ट ऑडिट एक एंगेजमेंट है, वैसे ही टैक्स ऑडिट भी एक एंगेजमेंट है. वो एक सेपरेट एंगेजमेंट हो गया, टैक्स ऑडिट एंगेजमेंट. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, टैक्स ऑडिट एंगेजमेंट. अगर मैं क्लाइंट का इंटरनल ऑडिट कर रहा हूं, तो अगेन वो एक सेपरेट है, इंटरनल ऑडिट एंगेजमेंट. अगर मैं क्लाइंट के लिए कुछ कंसल्टेंसी का काम कर रहा हूं, तो वो एक सेपरेट है, कंसल्टेंसी एंगेजमेंट. हर एंगेजमेंट सेपरेट है. मैं एक ही क्लाइंट का 4 अलग अलग एंगेजमेंट कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? कर सकता हूं ना. ऑल ऑफ देम आर डिफरेंट एंगेजमेंट, सबकी बिलिंग अलग अलग होती है. ठीक है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, यहां से पढ़ो, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑडिटिंग एंगेजमेंट मीन्स अ फॉर्मल एग्रीमेंट बिटवीन द ऑडिटर एंड क्लाइंट. हम कोई भी एंगेजमेंट क्लाइंट के साथ करते हैं ना, तो हम लोग उनके साथ एक एग्रीमेंट पुट कर देते हैं. एग्रीमेंट का मकसद क्या होता है? तुम लोग एकदम सिंपल भाषा समझो. कॉन्ट्रैक्ट सुनो ना,
व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट एंड अग्रीमेंट? एकदम सिंपल बोल रहा हूं, टू पुट डाउन द टर्म्स एंड कंडीशंस इन राइटिंग। दो लोगों के बीच में जो भी टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड हुए हैं उसको पुट डाउन इन राइटिंग करना, उसी को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट। तो मेरे और क्लाइंट के बीच में टर्म्स एंड कंडीशन तय होना चाहिए। टर्म्स एंड कंडीशन मतलब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। जैसे ऑडिट में एफएस प्रिपेयर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, इंटरनल कंट्रोल लगाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, लीगल कंप्लायंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। मेरा काम है इवैल्यूएट करना, ओपिनियन देना, वो मेरा काम है। तो डिफाइन करना जरूरी है दोनों पार्टी की जिम्मेदारी क्या है। ओके, फीस क्या होगा, ऑडिट फीस, वो भी पुट किया जाएगा। एवरीथिंग विल बी पुट डाउन इन राइटिंग, दैट्स एन एग्रीमेंट। 9 नंबर पॉइंट इजी, व्हाट इज बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट? ये तो एकदम मतलब मन से लिखने वाला पॉइंट है पूरा। 10 नंबर, ऑडिट मैंडेटरी होता है कि वॉलंटरी? 99% मैंडेटरी होता है। वॉलंटरी कभी कभी जिनके ऊपर ऑडिट एप्लीकेबल नहीं वो अपने मर्जी से ऑडिट करा सकते हैं। जैसे पार्टनरशिप फर्म पे ऑडिट मैंडेटरी नहीं है, फिर भी वो लोग करवाना चाहते हैं तो वो वॉलंटरी ऑडिट कहलाएगा। प्रोप्राइटरशिप पे ऑडिट मैंडेटरी नहीं है, करवाना चाहते हैं तो वो वॉलंटरी ऑडिट कहलाएगा। ओके, हु अपॉइंट्स द ऑडिटर? सर अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग होता है। नॉर्मली कंपनी में कौन अपॉइंट करता है? शेयर होल्डर्स। गवर्नमेंट कंपनी में कौन करता है? सीएजी। फर्स्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ऐसे ऑडिट रिपोर्ट हम लोग किसको देते हैं? सर अलग अलग जगह अलग अलग है। जनरली वी गिव इट टू द अपॉइंटिंग अथॉरिटी, तो कंपनी में हम लोग मेंबर्स को देते हैं। ओके, अब यहां से येलो स्टार्ट हो गया, ये देखो बोर्ड पे, यहां से पूरा एक अलग ही लेवल का डिस्कशन स्टार्ट हो रहा है। ओके, जो मैंने अभी ट्राइंगल दिखाया था ना कॉपी में, वो ये यहां पे आएगा, मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। फिर यहां से स्टार्ट होगा स्टैंडर्ड्स की समरी, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग की समरी, वो यहां से स्टार्ट होगा, अगले पेज तक जा रहा है, फिर आगे तक चल रहा है। उसके लिए मेरे पास एक सेपरेट डायग्राम है, डोंट वरी। अभी ये डायग्राम दिखाया था, एक बार ब्लैक कलर पहले बोलेंगे, रेड नहीं, अब ब्लैक बोलेंगे, ठीक है। रेस्पॉन्सिबल पार्टी प्रिपेयर्स द सब्जेक्ट मैटर एज पर क्राइटेरिया, ऊपर सीए प्रैक्टिशनर इवैल्यूएट्स द सब्जेक्ट मैटर अगेंस्ट द क्राइटेरिया, सीए प्रैक्टिशनर इश्यूज अश्योरेंस रिपोर्ट टू द, करते हैं assurance engagement. Number 1, it's a 3-party relationship. पहला पार्टी practitioner, पढ़ो आगे, practitioner is a person who provides the assurance. Second point, responsible party is the party responsible for preparation of subject matter. Third, users are the persons to whom the assurance report is issued. Number 2, what is subject matter? Sir, subject matter is the FS. Subject matter is the information prepared as per the relevant criteria by the responsible party, management. Black color, put on there. What is subject matter? It refers to the information to be examined by the practitioner. This information is prepared by responsible party as per criteria. Third, what is criteria? Sir, criteria is the benchmark. Criteria is the benchmark. अब दो बात, criteria is the benchmark according to which subject matter is prepared. Criteria is the benchmark according to which the CA practitioner will evaluate the subject matter. ये वो क्राइटेरिया जिसको यूज करके मैनेजमेंट एफएस बनाता है, ये वो क्राइटेरिया जिसको यूज करके ऑडिटर उसको चेक करता है। क्लियर है? हमारा एविडेंस कैसा हो, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट हो, क्वांटिटी एंड क्वालिटी, वी नो दैट, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट में जा रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट डायग्राम आने वाला है। अब हम लोग स्टैंडर्ड्स में घुस रहे हैं। लुक एट दिस डायग्राम। मिला डायग्राम, ठीक है ना। अब ये पोर्शन जो स्टार्ट हो रहा है ना आज, ये चैप्टर 1 का अंत है। ये अराउंड 3 to 4 पेजेस का है, ठीक है। 3 पेजेस है, ज्यादा नहीं, 3 पेजेस। ये पूरा पोर्शन ये सिर्फ 1 टाइम आता है, मतलब पूरे बैच में, पूरे सिलेबस में 1 टाइम आता है।
ये दोबारा किसी चैप्टर में आता नहीं है, तो स्टूडेंट्स लोग इसको मल्टीपल टाइम्स देखते नहीं है, तो आईसीएस से पूछता है। तो इसको ना प्लीज थोड़ा प्रेम से समय देके पढ़ना, समझ में सब आएगा। दिक्कत क्या, तुम समय नहीं दोगे, समय नहीं दोगे तो ऐसे फुश करके आने वाला नहीं है, ठीक है। नाउ लिसन, क्या नाम बोला मैंने, ऊपर ब्लैक कलर, एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स। टोटल स्टैंडर्ड्स 5 होते हैं, इधर हाथ इधर देखो, टोटल स्टैंडर्ड्स कितने होते हैं, उसमें से एक होता है क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स। क्या होता है, क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स, और बाकी के 4 होते हैं एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स। समझ गए। टोटल अपने कितने स्टैंडर्ड्स है, टोटल कितने कैटेगरी के स्टैंडर्ड्स हैं, 5। दिख रहा है ब्लैक कलर के, टोटल 5 कैटेगरी के होते हैं। उसमें एक कैटेगरी क्या होता है, क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स, और बाकी 4 को क्या बोलते हैं, एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स, ठीक है। तो अभी मेरा हेडिंग क्या है, एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स। तो इसमें क्वालिटी कंट्रोल SQC1 शामिल नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट जानते नहीं, गलती करते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आए एंगेजमेंट स्टैंडर्ड, अब उनको तो मालूम है SQC1, सुना नाम चैप्टर 11 में, तो SQC1 इज नॉट एन एंगेजमेंट स्टैंडर्ड, उसको बोलता है क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड। एंगेजमेंट स्टैंडर्ड कितना होता है, 4 कौन कौन सा होता है, इधर SA, SRE, SAE, SRS, SA स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, SRE स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू एंगेजमेंट, SAE अश्योरेंस एंगेजमेंट, ऑडिट के अलावा अश्योरेंस एंगेजमेंट, फिर SRS, RS रिलेटेड सर्विसेज, रिलेटेड सर्विसेज। इनकी आंकड़े कितने हैं, 38, 2, 3, 2 जोड़ के 45 हो रहा होगा, ठीक है। देखो तो एक बार हो रहा है क्या, 45 में अब आप एक क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड एक जोड़ दो, कितना हो गया 46। तो टोटल राइट नाउ 46 है, जो 47 हो जाएगा फ्यूचर में। तो 46 में हमारे सिलेबस में कितना है, 30 है खाली। हमारे सिलेबस के अंदर सर ये नहीं है, मतलब नाम है और थोड़ा बहुत डिटेल्स इस चैप्टर में है, पर बहुत डिटेल में ये नहीं है, वो फाइनल में आता है। इवन 38 में से भी हमारे सिलेबस में कितना है, 29 है। 29 ये और एक SQC1 मिला के 30, समझ गए ना। बहुत सारे नहीं है हमारे सिलेबस में। ये चार्ट देखो ध्यान से, वेन डायग्राम दिख रहा है, ठीक है। व्हाट इज द हेडिंग, टाइप्स ऑफ एंगेजमेंट्स। जो पहला वाला बड़ा सर्कल है उसकी हेडिंग क्या है, अश्योरेंस एंगेजमेंट। अश्योरेंस का मतलब ये होता है कि इन सारे एंगेजमेंट्स में हम लोग ओपिनियन एक्सप्रेस करेंगे। क्या एक्सप्रेस करेंगे, ओपिनियन एक्सप्रेस करेंगे इन सारे एंगेजमेंट्स में। ये लास्ट वाला सर्कल अलग है, इसका नाम क्या है, रिलेटेड सर्विस। अब ध्यान से सुनो, रिलेटेड सर्विस का मतलब है काम ऑडिट जैसा ही है, काम वही है जो हम लोग कर रहे हैं, बस हम लोग ओपिनियन नहीं देंगे, अश्योरेंस नहीं देंगे, रिपोर्ट देंगे, रिपोर्ट देंगे पर रिपोर्ट में अश्योरेंस नहीं देंगे, ठीक है। एक बात याद रखना, CA कोई भी काम करे, कोई भी, उसमें वो रिपोर्ट तो देगा, एक रिपोर्ट लास्ट में बनेगा, पर उस रिपोर्ट में अश्योरेंस का होना जरूरी नहीं है। तो रिलेटेड सर्विस में भी काम वही है जो उधर होता है, बस हम लोग ओपिनियन या अश्योरेंस नहीं देते, रिपोर्ट देते हैं पर उसमें ओपिनियन अश्योरेंस नहीं शामिल होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। इधर इसको देखो गौर से, अश्योरेंस कितने बॉक्सेस हैं, 3। पहला बॉक्स क्या है, ऑडिट, दूसरा बॉक्स क्या है, तीसरा बॉक्स क्या है, अदर अश्योरेंस। अब आप इन दोनों को देखो, ऑडिट या रिव्यू में क्या सिमिलैरिटी है। ऑडिट हिस्टोरिक FI का होता है, रिव्यू भी हिस्टोरिक FI का होता है। हिस्टोरिक मतलब जो फाइनेंशियल ईयर गया उसका, तो दोनों का सब्जेक्ट मैटर सेम है। ऑडिट एंगेजमेंट एंड रिव्यू एंगेजमेंट दोनों किसके होते हैं, हिस्टोरिक FI के, तो दोनों का सब्जेक्ट मैटर सेम है, पर सर दोनों में लेवल ऑफ अश्योरेंस सेम नहीं है। एब्सोल्यूट अश्योरेंस तो किसी में होता ही नहीं है। ऑडिट में कौन सा अश्योरेंस आप देते हो, उसमें आप कौन सा देते हो। इन द बिगिनिंग ऑफ दिस रिवीजन मैंने दिखाया था एब्सोल्यूट अश्योरेंस 100%, रीजनेबल 80%, लिमिटेड नेगेटिव मॉडरेट में 40%, ऐसा। तो यहाँ लिमिटेड अश्योरेंस आ गया, देख रहे हो। मैं इसको नाम याद करने के लिए ऐसे बोलता हूँ, जैसे मुझे याद इससे रहता है, लारा, लारा एक नाम होता है ना, लारा दत्ता, लारा, ला लिमिटेड अश्योरेंस, रा रीजनेबल अश्योरेंस। वो लोग ना पूछते हैं एग्जाम में कि दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। ऑडिट में आप कौन सा देते हो, रीजनेबल, रिव्यू में आप कौन सा देते हो, लिमिटेड। सर काम में बहुत फर्क होता है, ऑडिट में आप बहुत चेक करते हो, रिव्यू में आप बहुत कम चेक करते हो, बहुत बड़ा फर्क है, ठीक है। ऑडिट अगर क्लाइंट का आप कर रहे हो तो लेट से आपको 2 मंथ्स लगेगा,
रिव्यू करने में आपको 3 दिन लगेगा। तो छोटा काम है छोटा एश्योरेंस, छोटा काम है छोटा एश्योरेंस, सिंपल एकदम, ठीक है। फर्क समझ में आ रहा है क्या? ऑडिट और रिव्यू एंगेजमेंट। अब थोड़ा प्रैक्टिकल बता देता हूँ आपको, उससे याद रहेगा। रिव्यू किसका होता है सर? जो लिस्टेड कंपनीज होती है ना, लिस्टेड कंपनीज को एनुअल एफएस तो बनाना ही पड़ता है, उसके अलावा 4 क्वार्टर का Q1, Q2, Q3, Q4 4 क्वार्टर का क्वार्टरली एफएस बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है? क्वार्टरली एफएस। क्वार्टरली एफएस का ऑडिट नहीं होता, उसका रिव्यू होता है, ठीक है। तो जो सीए लिस्टेड कंपनी की ऑडिट कर रहा है, ऑडिट, वही सीए हर क्वार्टर का रिव्यू भी करेगा और एक रिव्यू रिपोर्ट देगा। क्या देगा? रिव्यू रिपोर्ट। तो ऑडिट एंगेजमेंट अलग है, रिव्यू 4 क्वार्टर के अलग एंगेजमेंट है। तो वो उसकी रिव्यू रिपोर्ट बना के देता है, उसमें बहुत कम चेक करना पड़ता है, ज़्यादा चेक नहीं करना पड़ता। इनफैक्ट रिव्यू ऑफ लिस्टेड कंपनीज जो होता है ना, क्वार्टरली रिव्यू, उसको एलआर बोला जाता है। एलआर, एलआर का फुल फॉर्म लिमिटेड रिव्यू। क्या बोलते हैं? लिमिटेड रिव्यू से बोलते हैं बिकॉज इसमें आप कौन सा एश्योरेंस देते हो, इसलिए उसका नाम है एलआर, लिमिटेड रिव्यू, ठीक है। जो तुम्हारे सीनियर्स होंगे जो कहीं लिस्टेड कंपनी का काम कर रहे होंगे ना, पूछोगे क्या कर रहा है, बोलेगा एलआर कर रहा है, लिमिटेड रिव्यू, ठीक है। मतलब उसमें लिमिटेड एश्योरेंस देते हैं, उसका नाम एलआर है। अच्छा, थर्ड एश्योरेंस में ये चीज़ ही अलग है, यहाँ सब्जेक्ट मैटर ही अलग है। यहाँ मैं हिस्टोरिकल एफएस की ऑडिट नहीं कर रहा, मैं किसकी ऑडिट कर रहा हूँ? नंबर 1 प्रोस्पेक्टिव एफआई, मतलब फ्यूचर। ये थोड़ा सा हमारे सिलेबस में है, डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, क्वेश्चन है बहुत सारे इसके ऊपर। बाकी 2 पे एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं है। बाकी 2 क्या है? कंट्रोल्स, और तीसरा क्या है? प्रोफॉर्मा एफआई। ये आईपीओ में होता है। जब एक कंपनी आईपीओ लाती है ना, आईपीओ तो प्रोस्पेक्टस बांटती है ना, उसके अंदर प्रोफॉर्मा एफआई डाला जाता है, उसकी बात हो रही है। ये भी हमारे सिलेबस में डिटेल में नहीं है, खाली नाम है इसका, ठीक है। डिटेल में खाली वो लोग प्रोस्पेक्टिव एफआई डाले हैं, तो मैं पढ़ाऊंगा उसको, समझा दूंगा, ठीक है। तो अदर एश्योरेंस में सब्जेक्ट मैटर ही अलग है, यहाँ हिस्टोरिक एफआई का काम नहीं होता। एक बार देख लो, पहला सर्कल क्लियर है? क्योंकि फिर मैं कॉपी में नहीं आऊंगा, फिर मैं वहीं रहूंगा, ठीक है। छोटा सर्कल क्या लिखा है? रिलेटेड सर्विसेज। क्या लिखा है? नो एश्योरेंस। काम वैसा ही है, पर हम कोई एश्योरेंस या ओपिनियन नहीं देते। इसके 2 एग्जाम्पल है सर। पहला एग्जाम्पल, ये थोड़ा है डिटेल में, थोड़ा है, 4 लाइन का किताब में आईसीए में डाला है। AUP, अग्रीड अपॉन प्रोसीजर। अग्रीड अपॉन प्रोसीजर में क्या होता है? काम ऑडिट प्रोसीजर जैसा ही होता है, बस ओपिनियन नहीं देते। ओपिनियन मत दो, बस प्रोसीजर करो, जो भी नतीजा आया वो बता दो कि हमने ये किया था, ये मैच कर रहा है, बस ओपिनियन नहीं दो। दैट इज कॉल्ड AUP एंगेजमेंट। और दूसरा क्या है? कंपाइलेशन। ये तो अकाउंट्स वाला काम है। क्लाइंट ने हमको बोला ये रही हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इससे आप ही कंपाइल करके बना दो एफएस। कंपाइलेशन का मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कंपाइल करके मुझे क्या बनाना है? एफएस, एज पर FRF। तो यहां तो मैं अकाउंट्स वाला काम कर रहा हूं, मैं ऑडिट वाला काम कर ही नहीं रहा हूं। आई एम मेकिंग द एफएस फॉर क्लाइंट। रिलेटेड सर्विसेज, ठीक है। अभी इस चार्ट को देखो। पहला, ऑडिट ऑफ हिस्टोरिक एफआई, इसमें 2 होता है, ऑडिट, रिव्यू। ऑडिट में आप कौन सा एश्योरेंस देते हो, और रिव्यू में कौन सा देते हो, ठीक है। फिर उधर एश्योरेंस ऑन अदर देन, दिख रहा है क्या? अदर देन हिस्टोरिक एफआई। सर किसका? फ्यूचरिस्टिक एफआई, प्रोस्पेक्टिव एफआई। अब ये डिफरेंस का चार्ट आता है एग्जाम में, क्या फर्क है? आओ पढ़ते हैं। रीजनेबल एश्योरेंस, इट्स अ हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस। यहां आप ज्यादा प्रोसीजर्स करते हो। कितने प्रोसीजर्स करते हो? 7 ऑडिट प्रोसीजर्स। सर व्हाट आर द 7 ऑडिट प्रोसीजर्स? इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, कंफर्मेशन, रीपरफॉर्मेंस, रिकैलकुलेशन, एनालिटिकल प्रोसीजर। यहां पर जो कंक्लूजन्स आपको मिलते हैं वो कौन से वाले होते हैं? रीजनेबल कंक्लूजन्स। एक महा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, याद रखना, APAE-ACAO, ऑडिट प्रोसीजर्स, परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर्स। प्रोसीजर करके क्या प्राप्त होगा? ऑडिट एविडेंस। एविडेंस से मैं नतीजा निकालूंगा, ऑडिट कंक्लूजन। सारे कंक्लूजन को समेट के बनेगा एक ऑडिट ओपिनियन। तो यहां पर कौन सा कंक्लूजन है? रीजनेबल कंक्लूजन,
एग्जाम्पल ऑफ रीजनेबल एंगेजमेंट ऑडिट। इधर अब ये क्या है, लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट। यहाँ पे व्हाट इज द लेवल ऑफ एश्योरेंस, प्रोसीजर्स भी बहुत कम होते हैं, कितने, 2। कौन से 2 सर? एक होता है इंक्वायरी और एक होता है एनालिटिकल प्रोसीजर। यहां पे जो कंक्लूजन्स, अब अश्योरेंस अगर लिमिटेड है तो कंक्लूजन भी लिमिटेड। एग्जाम्पल ऑफ लिमिटेड एंगेजमेंट रिव्यू। अभी आ गया अदर अश्योरेंस, ठीक है। इधर बोर्ड पे देखना, अदर अश्योरेंस में कितने टाइप के होते हैं, 3। आईसीआई ने ये वाला आपके सिलेबस में ना थोड़ा डिटेल में डाला है, तो ये पूछते हैं, इस पे ना 2-4 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। मैं तुमको एकदम अच्छे से याद करने का पूरा ट्रिक दे रहा हूं, बोर्ड पे ताकना, ओके। अदर अश्योरेंस एंगेजमेंट में पहला एग्जांपल आपकी आंखों के सामने कौन सा है, SAE 3400, नाम पढ़ो, एग्जामिनेशन ऑफ प्रोस्पेक्टिव मतलब फ्यूचर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। डिफाइन प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। डिफाइन प्रोस्पेक्टिव। सर प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन 2 टाइप का होता है, फोरकास्ट, प्रोजेक्शन या फिर कॉम्बिनेशन। फोरकास्ट इज शॉर्ट टर्म, प्रोजेक्शन इज लॉन्ग टर्म। सर दोनों में फर्क क्या है? अरे जमीन आसमान का फर्क है। फोरकास्ट होता है लेट्स से 6 महीने का, प्रोजेक्शन होता है 5 साल का। कौन सा ज्यादा रिलायबल है, 6 महीने का फोरकास्ट की 5 साल का प्रोजेक्शन? सर 6 महीने का ज्यादा रिलायबल है। तुम भी अपनी जिंदगी में अगले 6 महीने में क्या होने वाला है फोरकास्ट मोर और लेस कर सकता है, पर 5 साल में तुम नहीं कर सकता। मैं भी अगले 6 महीने का फोरकास्ट कर सकता हूं, 5 साल बाद मैं क्या कर रहा हूँ आई डोंट नो। 5 साल इज अ बिग टाइम, ठीक है। तो ज्यादा डेंजरस कौन सा है, प्रोजेक्शन, ठीक है। डिस्कस करें इसको। याद करने के लिए ना मैं एक निमोनिक दे रहा हूं, ठीक है। प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मींस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन अजम्पशंस अबाउट द फ्यूचर, ठीक है, एंड पॉसिबल एक्शंस ऑफ एंटिटी या मैनेजमेंट। तो फ्यूचर में हम लोग क्या क्या एक्शन लेंगे, फ्यूचर में क्या क्या अजम्पशन होगा, सिंपल करके एक कंपनी ना एक नई फैक्ट्री डाल रहा है, तो कंपनी एजम्पशन ले रहा है कि हमारा डिमांड इतना इतना होगा और हम लोग इतना इतना प्रोडक्शन करके बेचेंगे। तो एक्शन ऑफ द मैनेजमेंट एंड अजम्पशन कि डिमांड कितना कितना होगा प्रोडक्ट का, और हम लोग एक्शन लेंगे, हम लोग कैसे वो डिमांड फुलफिल करेंगे। दैट्स अ प्रोस्पेक्टिव एफआई। तो प्रोस्पेक्टिव एफआई इज एफआई बेस्ड ऑन AA, assumptions about future and actions of management. नंबर 3, ये थर्ड वाला स्टार है एकदम। एज अ CA आप क्या करोगे, आई विल ऑब्टेन एविडेंस अबाउट, आई विल ऑब्टेन एविडेंस अबाउट अप्पू, ठीक है। सबसे पहले मुझे क्या चेक करना है, अजम्पशंस। कोई भी फोरकास्ट प्रोजेक्शन का स्टार्टिंग पॉइंट होता है डिमांड या सेल्स की, इतना इतना माल बिकेगा, वो स्टार्टिंग पॉइंट है। तो सबसे पहले मैं चेक करूंगा कि मैनेजमेंट ने जो अजम्पशंस लिए हैं वो अनरीजनेबल तो नहीं है। भाषा ना यहाँ पे याद रखना, क्योंकि आप फ्यूचर की बात कर रहे हो, तो फ्यूचर के ऊपर कभी भी आप एब्सोल्यूट तो छोड़ो, रीजनेबल अश्योरेंस भी नहीं दे सकते। तो फ्यूचर के ऊपर आप कौन सा देते हो, मॉडरेट अश्योरेंस। क्या देते हो, मॉडरेट अश्योरेंस। यहाँ पे भाषा ना नेगेटिव नेगेटिव वाली होती है, डोंट से रीजनेबल, से नॉट अनरीजनेबल। लुक एट द लैंग्वेज,
assumptions are not unreasonable. आप ये भी तो बोल सकते थे assumptions are reasonable, पर यहां वो भाषा नहीं होती. assumptions are not कटा reasonable, पर बोलोगे ऐसे नेगेटिव भाषा कि मैनेजमेंट ने जो भी assumptions दिए हैं ना वो अनरीजनेबल तो नहीं है. अप्पू पी से properly prepared on the basis of assumptions. Number 3, properly Appu double P, properly presented and disclosed. सारे assumptions disclose होने चाहिए. ठीक है, ये 3 चीज मुझे चेक करना है. मैं कितना ही चेक कर लूं, क्या वो एविडेंस रिलायबल है? नहीं. द एविडेंस इटसेल्फ इज फ्यूचर ओरिएंटेड एंड हेंस नॉट रिलायबल. यहां मेरी लैंग्वेज कैसी होगी? नथिंग नॉट. देख रहे हो, नथिंग नॉट, इस तरह की भाषा है. तो मेरी भाषा क्या है? नथिंग हैज कम टू सीए's अटेंशन to suggest that these assumptions do not provide a reasonable basis for projection. Nothing not वाली भाषा है. आप ये भी बोल सकते थे कि assumptions reasonable है, पर आपने वैसा नहीं बोला. आपने बोला nothing has come to our attention that causes us to believe that the assumptions are not reasonable. Nothing not कट गया. इस टाइप की assurance को क्या बोला जाता है? Moderate assurance. Limited, moderate, negative एक ही चीज है, पर हर जगह यूज मत करना. रिव्यू जब लिखोगे एग्जाम में तो लिमिटेड बोलना, ये वाला जब लिखोगे तो मॉडरेट बोलना. ठीक है, क्लियर है ये? अच्छा, ये टॉपिक तो फेको टाइप का है. हमारा सीए कैसा हो, दुनिया में जितनी क्वालिटीज उसके अंदर हो ऐसा हो. ठीक है, व्हेन यू रीड दिस रेड कलर तुम पागल हो जाओगे. माइंड ब्लोइंग सीए. और फिर तुम सोचोगे कि सर ऐसा तो हम लोग कर ही नहीं सकते, हम तो ऐसे हैं ही नहीं, हम तो बने ही कैसे ऑडिटर. ये लिखा हुआ, बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें लिखी. कितना रेड कलर पढ़ो खाली एक बार. टैक्ट, कॉशन, फर्मनेस, गुड टेम्पर, इंटेग्रिटी, डिस्क्रिशन, इंडस्ट्री, जजमेंट, पेशेंस. बाप रे बाप. ठीक है, हाईएस्ट डिग्री ऑफ इंटेग्रिटी. फिर बेसिक ह्यूमन क्वालिटीज भी चाहिए, 2 हाथ 2 पैर, मतलब नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग. वो सिंक्वा नॉन है. सिंक्वा नॉन का मतलब एकदम एसेंशियल. ऑब्वियसली अकाउंट से आता तो ऑडिट नहीं कर सकते क्लाइंट का. ठीक है, अब आ गया एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स आर देयर? 4 की 5 एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स. 4 की 5 4 1 2 3 4. और वो SQC1 को क्या बोलते हैं? क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड. सबसे पहला SA, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग. ये तो ऑडिट के ऊपर है, तो कौन सा अश्योरेंस दोगे यहाँ पे? रीजनेबल. और ऐसे के बहुत सारे एग्जाम्पल है, तुमको ये एग्जाम्पल नहीं चाहिए. नेक्स्ट, स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट. रिव्यू में आप कौन सा अश्योरेंस देते हो? लिमिटेड. रिव्यू पे 2 ही स्टैंडर्ड होते हैं, SRE 2400 लिखा हुआ नाम एंड SRE 2410. स्टैंडर्ड्स ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट. एश्योरेंस एंगेजमेंट में 3 होते हैं. SAE 3400, वो भी पढ़ा के आया मैं, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. फिर SAE 3402, कंट्रोल्स एट सर्विस ऑर्गेनाइजेशन. फिर SA 3420, एग्जामिनेशन ऑफ प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. जरा नोटिस करो आप, इनमें अश्योरेंस अलग अलग टाइप का है. पहले वाला फ्यूचर के ऊपर है तो उसमें आपने बोल दिया मॉडरेट अश्योरेंस, लेकिन बाद वाले दोनों पे क्या है? रीजनेबल अश्योरेंस. ठीक है, और लास्ट क्या है? SRS, फुल फॉर्म स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज. इसमें 2 होते हैं, 4400 4410. ठीक है, याद रखना यहां तो सर हम ट्रिक क्वेश्चन कंपाइलेशन एंगेजमेंट में आप कौन से टाइप का अश्योरेंस देते हो? देते ही नहीं है सर. पहला वाला क्या है? SRS 4400. मैंने बोला था ना, इस पर छोटा छोटा ICA ने डाला है. पहला वाला क्या है? AUP, फुल फॉर्म अग्रीड अपॉन प्रोसीजर. जैसे मान लो क्लाइंट ने हमको बोला कि आप हमारा डेटर्स होता है ना, सन्डी डेटर्स, उसके ऊपर आप 4 प्रोसीजर करो, जो एविडेंस है, कंक्लूजन है, सब बता दो. तो हमने डेटर्स के ऊपर क्लाइंट के बताए हुए 4 प्रोसीजर किए, एविडेंस आया, कंक्लूजन आया, पर ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं किया. वो खुद निकाल लेगा. ठीक है, क्लियर है? दैट इज AUP एंगेजमेंट. ओके, AUP एंगेजमेंट में स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है फील करने में, तो मैं 2-3 बातें बोल रहा हूँ. ऑडिट तो समझ में आता है तुम लोग को. ऑडिट में और AUP एंगेजमेंट में पहला फर्क, ऑडिट पूरे FS का होता है,
AUP किसी आइटम का होता है, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेएबल, इन्वेंटरी, किसी एक आइटम का। ऑडिट में आप ओपिनियन देते हो, AUP में आप ओपिनियन नहीं देते हो। ऑडिट में क्या क्या ऑडिट प्रोसीजर करना है वो आप डिसाइड करते हो, AUP में क्या क्या प्रोसीजर करना है वो क्लाइंट बताता है। फर्क समझ रहे हो ऑडिट और AUP में? अच्छा, तुम लोग ये जानते हो कि ऑडिटर अपनी ऑडिट फाइल क्लाइंट के साथ शेयर नहीं करता, ये जानते हो ना? क्या ऑडिटर अपनी फाइल क्लाइंट को देता है? AUP में देता है। AUP में पहले से बात रहती है कि आप ये चेक करो, फिर जो डॉक्यूमेंट बनेगा फाइल हमको दे देना, तो पूरा दे के फाइल दे के जाते हैं। फर्क समझ रहे हो अभी ऑडिट और AUP में? नेक्स्ट, SRS 4410, इसको बोलते हैं कंपाइलेशन एंगेजमेंट। मेरा काम क्या है? टू असिस्ट द मैनेजमेंट इन प्रेपरेशन ऑफ FS। ये मेरा काम है। यहां पे मैं अकाउंट्स वाला काम कर रहा हूं, तो यहां पे मैं कोई एश्योरेंस नहीं देता, बस मैं एक रिपोर्ट देता हूं, उसको बोलते हैं अकाउंटेंट्स रिपोर्ट। क्या बोलते हैं? अकाउंटेंट्स रिपोर्ट। स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल, ये एंगेजमेंट स्टैंडर्ड नहीं है, ये क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड है, ये चैप्टर 11 में आता है। अब ये व्हाई आर स्टैंडर्ड्स नीडेड? ऑल दीज स्टैंडर्ड्स ICAI हैज मेड फ्रॉम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। सो आप इंडिया में जो स्टैंडर्ड्स पढ़ रहे हो, काफी हद तक अमेरिका का कोई जो स्टूडेंट होगा वो भी ऐसे ही स्टैंडर्ड पढ़ रहा है, सो दैट हमारा जो काम का क्वालिटी हो वो मैच करे विथ ग्लोबल प्रैक्टिसेस। नंबर 2, इससे आपके क्वालिटी इंप्रूव होती है। नंबर 3, यूनिफॉर्मिटी। हिंदुस्तान के सारे CA हैं वो यही स्टैंडर्ड्स फॉलो करते हैं, तो सबकी काम की क्वालिटी एक जैसी होगी, यूनिफॉर्म होगी। ठीक है, इससे आपका काम प्रोफेशनल लेवल का होगा, आपके ऑडिट की क्वालिटी इंप्रूव होगी। ड्यूटीज, व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ द ऑडिटर? नंबर 1 ड्यूटी, फॉलो द स्टैंडर्ड्स। नंबर 1 ड्यूटी, फॉलो द स्टैंडर्ड्स। नंबर 2, sometimes in special circumstances स्टैंडर्ड्स में बताया हुआ जो प्रोसीजर है वो बेकार हो सकता है, इनएफेक्टिव हो सकता है, तो वहां पर क्या करना है? वहां पर CA विल परफॉर्म ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर्स टू अचीव द ऑब्जेक्टिव, और फिर वो अपनी रिपोर्ट में बता देगा कि बिकॉज ऑफ द स्पेशल सर्कमस्टांसेस वी वर नॉट एबल टू अप्लाई द ऑडिट प्रोसीजर्स जो स्टैंडर्ड करते हैं, तो हम लोगों ने ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर अप्लाई किया है। ये बात आपको बतानी पड़ेगी। इफ एवर यू आर डूइंग डिपार्चर फ्रॉम स्टैंडर्ड्स, डिपार्चर हो रहा है, यू मस्ट रिपोर्ट अबाउट इट इन योर ऑडिट रिपोर्ट कि हमने डिपार्चर किया, नहीं तो फिर यू विल बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकॉन्डक्ट। ठीक है ना? ये अपना चैप्टर 1 कंप्लीट होता है। ओके, एकदम स्लो स्टाइल में पूरा रिवाइज करा है, धीरे धीरे, कोई रशिंग नहीं, अपने टाइम डिवोट किए, याद किए चीज़ों को, कॉपी बुक सब मिला के देखें। पर्पस एकदम सिंपल सा है, अच्छे से इसको पढ़ना है, याद करना है, बार बार देखना है, बार बार याद करना है। जितनी बार, मतलब इतना अच्छा हो जाएगा कि बार बार इसी को देखते जाओगे तो इसी के बहाने पूरा का पूरा याद रह जाएगा। और ख़ास बात, जब जब मैं येलो कलर पढ़ाऊँ, लर्न इट एकदम अच्छी तरह से। वो येलो कलर ही तुमको तुम्हारे प्रॉब्लम से दूर, मतलब होता ना कि याद नहीं रहता, लिख नहीं पाते, वो येलो है, वो याद करो, मेरे साथ साथ याद कर लो। ठीक है?